ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो आई थिंक स्क्रीन सबको विजिबल होगा अभी, है ना? ओके, सो आपने इंस्टॉल कर लिया होगा स्टैट प्रो और जो भी सॉफ्टवेयर है। तो ये मेरा स्टैट प्रो, ओके, जो मेरे पास है V22 वर्जन, अपडेटेड बाय 12। सो इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है। एंड इसको ओपन करने के बाद क्लिक करना है न्यू पे। ठीक है, हमको सबसे पहले नया मॉडल बनाना है तो हम क्लिक करेंगे न्यू पे। सो न्यू पे क्लिक करने के बाद मुझे फाइल का नाम देना है, कोई सा भी, जो भी मॉडल का नाम देना चाहते हो। लाइक मैं लिख देता हूँ क्लास 1। ओके, पहला क्लास है तो मैंने लिख दिया क्लास 1। उसके बाद क्योंकि मैं तो पहले से ही काम कर रहा हूँ स्टार्ट प्रो के अंदर, तो मैंने लोकेशन पहले ही बनाया हुआ है कि मेरी जितने भी फाइलें हैं जो मैं यहाँ पे मॉडल करूँगा, वो कहाँ पे जाने वाली है, किस फ़ोल्डर में जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपके यहाँ ब्लैंक होगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे पूरा ब्लैंक होगा लोकेशन के अंदर। तो ब्राउज़ करके एक चीज़ मैं पहले बताता हूँ कि क्लास में तो आपको सिर्फ़ देखना है और समझना है, और या फिर डाउट पूछना है। क्लास के बाद जो मैं रिकॉर्डिंग दूँगा, उसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी है आपके स्टार्ट प्रो में, तो साथ में मत करना, मैं यही प्रेफ़र करूँगा सभी के लिए। अभी के लिए तो सिर्फ़ होल्ड करो, सिर्फ़ देखते रहो, समझते रहो, बाद में आराम से करना बैठ के, ठीक है? मैं रिकॉर्डिंग दे दूँगा आपको, सो वहाँ से देख के आराम से प्रैक्टिस करना, ताकि कोई इश्यू ना हो। क्योंकि साथ में करते जाओगे तो प्रॉब्लम आएगा उसमें, क्योंकि मैं भी चलता रहूँगा साथ-साथ, तो थोड़ा दिक्कत आएगा, इसलिए थोड़ा होल्ड करना, ओके? सो करना क्या है, हमको एक ब्राउज़ करके एक फ़ाइल का नाम देना है। तो डिस पीसी में जाके हो सकता है किसी के पास सिर्फ़ लोकल डिस्क सी है, तो सी के अंदर बना दो कोई भी फ़ोल्डर, डाउनलोड्स में बना सकते हो, कहीं भी, जहाँ भी चाहो वहाँ पे एक फ़ोल्डर बना दो किसी भी नाम से। तो मैं डी में बना देता हूँ, मेरे डी के अंदर राइट क्लिक करके न्यू पे जाके एक फ़ोल्डर बना दिया, जैसे मैं लिख देता हूँ लाइक स्टैट, ओके। इस करके इस नाम से मैंने फ़ोल्डर बना दिया, इस पे क्लिक करके सेलेक्ट फ़ोल्डर कर दो, तो यहाँ पे दिख जाएगा कि डी के अंदर स्टैट नाम से हमारा एक फ़ोल्डर है, जिसमें सारी फाइलें क्या जाएँगी, अंदर जाएँगी, ठीक है? उसमें सारी चीज़ें जो भी आप मॉडल बनाओगे, वो सब चीज़ें इसके अंदर जाने वाली है। तो इसके बाद हमारे पास आएँगे और ऑप्शन, 3 ऑप्शन और हैं, एनालिटिकल, फिज़िकल, बिल्डिंग। सो हम यूज़ करेंगे एनालिटिकल सबसे पहले, फिज़िकल थोड़ा एडवांस के लिए है, तो ये मैं बताऊँगा यूज़ क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसका हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम चलेंगे एनालिटिकल से। एक चीज़ और, अगर किसी को डाउट आए तो पहले थम्स अप कर देना, ओके? सॉरी, हैंड ऊपर कर देना अपना, क्योंकि इसमें ऑप्शंस है हैंडशेक करने के, लाइक हैंड रेज़ करने के लिए, ऐसे जैसे मेरे इधर आ रहा है। सो हैंड रेज़ कर देना, किसी हेलो को बॉस। डाउट है तो मैं, हाँ, बॉस मैं कह रहा हूँ कि मेरा अभी इंस्टॉल हुआ। मैं अभी हो ये गए? क्या कहते हैं, हाँ इंस्टॉल तो हो गया। इसमें लाइसेंस का कैसे डालना है इसके अंदर? लाइंसिस? लाइसेंस डाला नहीं ना इसमें, वो आईडी पासवर्ड है। अच्छा, आईडी पासवर्ड। सो साइड कनेक्शन क्लाइंट पे जाना, देखो ऐसे सर्च करके कनेक्शन क्लाइंट पे जाके यहाँ पासवर्ड डाल देना, आईडी पासवर्ड। हाँ, कनेक्शन क्लाइंट डालना और यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल देना, तुम्हारा लॉगिन का ऑप्शन आएगा इधर। तो वो एक ही डालना, सबके लिए अप्लाई हो जाएगा? हाँ, सबके लिए, जो कॉलेज अपने एमबीएम के हैं उसमें काफ़ी लाइसेंसेज़ हैं उसके अंदर, वैलिड है, तो कह तुम रहा हूँ कि जितने जैसे भी, चार सॉफ्ट मैं कह रहा हूँ जैसे 4 सॉफ्टवेयर है, सबके लिए सेम है। अलग अलग नहीं, 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 सेम सबके तो है, लिए अलग अलग डालना है। अब वो देखना पड़ेगा कि तुम जैसे अगर ओपन करते हो, क्योंकि मुझे याद नहीं है मैंने स्टार्ट किया था जब डालना पड़ा या नहीं, लेकिन अगर डालना पड़े तो वही डालना है सेम, अलग नहीं डालना, अगर ज़रूरत पड़ती है तो, क्योंकि मैं दिखा दूँगा, तुम ये प्रोसेस करके देख लेना एक बार, लेकिन अभी तो हम स्टार्ट प्रो में ही काम करेंगे, अभी हमारा कोई मतलब और किसी में काम नहीं है। जब आगे जाएँगे अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो मुझे बता देना कि बॉस ये चल नहीं रहा, उस टाइम देख लेंगे कि क्या इश्यू आएगा उस हिसाब से। आईडी पासवर्ड सेम है, यही सब में डाल सकते हो, चारों सॉफ्टवेयर में यही डालना है। अब अलग-अलग डालना है या अभी डालना है, उसका मेरे को अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि एक साथ इंस्टॉल कराया तो आई थिंक डालना तो नहीं चाहिए, एक बार में ही काम हो जाएगा। ओके, तो वो हम देख लेंगे और बाद में, उसमें कोई इश्यू नहीं। ज़रा 1 सेकंड होल्ड करना, क्योंकि एक स्टूडेंट और आ रहा है, आई थिंक उसका भी पेमेंट आया है, तो मैं उसको भी ऐड कर लेता हूँ। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, फ़ोल्डर बना सकते हैं, ओके? तो जस्ट 1 मिनट रुको। ठीक है, ठीक है। सो उसके बाद हमको क्या करना है, एनालिटिकल पे टिक करना है। टाइप हम लेंगे एनालिटिकल, उसके बाद मैट्रिक। हमारे पास इंग्लिश यूनिट है, इंग्लिश मीन्स हमारे इंच फिट हुए ना, वो जो अदर कोर्स में जो चलते हैं अमेरिकन कोड के अंदर। सो दूसरे जो है उसके अंदर चलता है
इंग्लिश, इंग्लिश मीन्स फीट के अंदर, इंचेस के अंदर। हमको लेना है मीटर, मैट्रिक के अंदर। मैट्रिक मीन्स मीटर, सेंटीमीटर। ओके, सो मिलीमीटर इनमें चलेगा। तो मैट्रिक पे क्लिक करके क्रिएट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा स्टेट प्रो का सिनेरियो है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हम हमारे कोर्स में आगे कैसे जाएंगे, वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा बेसिक। बेसिक मीन्स हम मॉडल कैसे करेंगे। मॉडलिंग के टूल है काफी सारे स्टेट प्रो में, वो बताऊंगा। फिर उसके बाद हम करेंगे प्रॉपर्टी कैसे असाइन करनी है, वो ये सारी चीजें। ओके, एनालिसिस, उसके बाद डिजाइन। तो मैं बताता हूँ, पहले तो हम करते हैं मॉडल। सबसे पहला काम हमारा होता है मॉडल का। ओके, सबसे पहला काम हमारा है मॉडल। तो हम जब भी मॉडल करते हैं तो मॉडल हम करेंगे स्टेट प्रो में। ठीक है, स्टेट प्रो में मॉडल करना है। उसके बाद प्रॉपर्टी भी असाइन करनी है। प्रॉपर्टी मीन्स सेक्शन का साइज क्या है, मेरे बीम का क्या साइज है, वो भी हम किस में असाइन करेंगे, स्टेट प्रो में। उसके आगे जाओगे तो हमको सपोर्ट भी असाइन करने रहेंगे। सपोर्ट असाइन करने, फिक्स सपोर्ट है, पिन सपोर्ट है, वो सारे सब स्टेट प्रो में होगा। सपोर्ट्स के बाद अगर कोई स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन मीन्स अगर हमको मान लो किसी केस में इंटरनल लेंस दे रहा हूँ। इंटरनल लेंस आप जानते हो, सिंपल बीम के अंदर मान लो इंटरनल लेंस यहाँ पे दिया हुआ है। काफी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे इसके ऊपर सॉम के अंदर। तो इसी को बोलते हैं इंटरनल लेंस। तो ये हमारे किसके अंदर आता है, स्पेसिफिकेशन में। तो ये भी हम देंगे तो किसके अंदर देंगे, स्टेट प्रो में। उसके बाद हमको मटेरियल भी असाइन करना रहेगा। मटेरियल कॉन्क्रीट है हमारा, स्टील है, एल्यूमिनियम है, कैसा है, टिम्बर है। तो सारे मटेरियल किस में असाइन करेंगे, स्टेट प्रो में। उसके बाद हमको करना है एनालाइज। एनालिसिस मीन्स वो देखेगा हमने जो एंटर करा है वो स्टेट प्रो के अंदर रन हो सकता है या नहीं। स्टेट प्रो बताएगा कि मैं इसमें इसको रन कर सकता हूँ या नहीं। ठीक है, अगर एनालिसिस हमारा ओके है, सो एनालाइज होने के बाद हम जाएंगे डिजाइन। यहाँ से हमारा डिजाइन स्टार्ट होगा। एनालाइज मीन्स ये हमको बता देगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है। ओके, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमको बता देगा, शियर फोर्स डायग्राम, एक्सियल फोर्स, जो भी चीज हो, जैसे भी फोर्सेस आएंगे, कुछ भी डिफ्लेक्शन आ रहा है, हर तरह के जितने भी डिफॉर्मेशन है, स्ट्रेसेस हैं, सारी चीज हमको मिलती है एनालिसिस में। ठीक है, तो ये भी मैं दिखाऊंगा आगे। उसके बाद हमको करना है डिजाइन। सो यहाँ से हमारा कोस्ट डिवाइड होगा नंबर ऑफ पार्ट्स में। हमने क्या करा, हमने स्टेट प्रो में हमारा मॉडल रेडी कर लिया। अब वो स्टील स्ट्रक्चर भी हो सकता है। मीन्स अगर हमको स्टील का बिल्डिंग बना रहे तो स्टील का भी हो सकता है, और वो हो सकता है आरसीसी का भी। आरसीसी स्ट्रक्चर भी आप जानते हो, नॉर्मल जो हमारा आरसीसी का बिल्डिंग होता है वो। अगर वो स्टील स्ट्रक्चर है तो हम डिजाइन किस में करेंगे, मैं बता रहा हूँ डिजाइन के लिए कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज में लेने वाले हैं। अगर हमारा स्टील स्ट्रक्चर है तो हम डिजाइन करेंगे स्टेट प्रो में ही। इसके अलावा और कोई जरूरत नहीं है लेने की। हम स्टेट प्रो में क्या कर सकते हैं, डिजाइन। लेकिन अगर हमको आरसीसी डिजाइन करना है तो हमको सॉफ्टवेयर यूज में लेना है आरसीडीसी। इसका पूरा नाम है एडवांस कॉन्क्रीट, आरसीडीसी एडवांस कॉन्क्रीट सॉफ्टवेयर। और टेक्नोलॉजी भी हम इसको बोल सकते हैं, एडवांस कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। ठीक है, सॉफ्टवेयर बोलते हैं तो इसको एक नाम हो रहा है टेक्नोलॉजी, एडवांस कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। इसमें हम यूज करेंगे आरसीडीसी। सो आरसीडीसी में क्या होता है, आरसीडीसी में हमारे बीम डिजाइन होते हैं, आरसीसी के बीम, आरसीसी के कॉलम उसी में डिजाइन होते हैं, आरसीसी का हमारा स्लैब होता है, स्लैब भी उसी में डिजाइन होता है। और कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ फुटिंग, ठीक है, कुछ फुटिंग्स अवेलेबल है आरसीडीसी के अंदर, तो वो भी हम इसमें डिजाइन कर सकते हैं आरसीडीसी में। डिजाइन मीन्स हमको डिटेलिंग मिल जाएगी कि हमको इतना साइज लेना है, कितने रेनफोर्समेंट देने हैं। ठीक है, तो सारी चीजें हमको किस में मिल जाएगी, आरसीडीसी के अंदर। फुटिंग हो गया, फुटिंग के बाद हमारा है शियर वॉल। तो शियर वॉल जैसे आपने देखा होगा वाटर टैंक बनता है कभी भी, तो वाटर टैंक में रेनफोर्समेंट यूज में करते हैं। रेनफोर्समेंट सरिये, सरिये के साथ हम वाटर टैंक का आउटर स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, तो उसी को बोलते हैं शियर वॉल। तो बिल्डिंग में भी प्रोवाइड करते हैं, ये मैं बताऊंगा कब यूज करना होता है, कैसे यूज करते हैं, ये चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, सो स्लैब का डिजाइन, कॉलम, बीम, फुटिंग, शियर वॉल एंड कॉलम, या ठीक है। तो ये चार पार्ट तो बिल्डिंग में हो जाते हैं, और ये पांचवा पार्ट शियर वॉल। तो ये सारी चीजें हम किस में डिजाइन करेंगे, आरसीडीसी के अंदर। ओके, उसके बाद आते हैं, हमने डिजाइन कर लिया। अब पहला इश्यू है कि हमको स्टील के अंदर कनेक्शन भी होते हैं, क्योंकि आरसीडीसी में मींस आरसीसी में कोई कनेक्शन नहीं होता, आरसीसी में सिर्फ जॉइंट होते हैं। तो जॉइंट तो ऑटोमेटिक डिजाइन हो जाएंगे इसके अंदर, लेकिन स्टील में क्या होता है, कनेक्शन। स्टील में अगर कनेक्शन होते हैं तो स्टील को कनेक्शन डिजाइन करने के लिए हमको सॉफ्टवेयर यूज में लेना है, रैम कनेक्शन। मैंने इसका फाइल भी शेयर कर दिया, एक बार आप इंस्टॉल करने का ट्राई करना, नहीं होता तो जब मैं स्टार्ट करूंगा उससे पहले करवा दूंगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो
रैम कनेक्शन किस में यूज करेंगे हम, जब हमको स्टील स्ट्रक्चर में कनेक्शन डिजाइन करना हो। मान लो जैसे मेरा एक कॉलम जा रहा है, ठीक है, एक कॉलम जा रहा है आई सेक्शन, उससे मेरा एक बीम कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हमको कोई कनेक्शन करना होगा ताकि ये क्या रहे, फिक्स, ये जॉइंट रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कोई कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तो उसको डिजाइन करते हैं हम किसके अंदर, रैम कनेक्शन के अंदर। ओके, तो ये भी मैं इसमें कराऊंगा आगे। उसके बाद आता है स्टैट फाउंडेशन। अब स्टैट फाउंडेशन जो है, स्टैट फाउंडेशन में हम जैसे नाम से पता लग रहा है क्या डिजाइन करने वाले हैं, फुटिंग्स। आइसोलेटेड फुटिंग, बहुत सारी फुटिंग होती है, आपने सुना भी होगा, आइसोलेटेड, कंबाइंड, मैट फुटिंग, पाइल कैप फुटिंग, ये सारे, स्प्रेड फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग, स्प्रेड फुटिंग, बहुत सारे तरह के फुटिंग्स है, तो मैं उसी में दिखाऊंगा स्टैट फाउंडेशन में कैसे डिजाइन करते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि अगर मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक आरसीसी का एक बिल्डिंग आता है डिजाइन करने के लिए, मैं दोनों बता रहा हूँ, पहला आरसीसी फिर स्टील। अगर आरसीसी का कोई भी बिल्डिंग डिजाइन करने के लिए आता है, तो सबसे पहले करोगे उसको मॉडल टू एनालाइज, सबसे पहले जाना है मॉडल से लेके एनालाइज करना है उसको। तो वो काम होगा हमारा स्टैट प्रो में, ये सारा काम किसमें होगा, स्टैट प्रो, क्योंकि मॉडल तो हमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, मॉडल करने के बाद हम एनालिसिस पहुंच गए। एनालिसिस पे पहुंचने के बाद आपको डिजाइन करना है बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग और शेयर वॉल, अगर उसमें है तो, शेयर वॉल अगर है तो। मेन से सारे कंपोनेंट को क्या करना है, डिजाइन करने हैं। ठीक है, तो ये डिजाइन करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा कौन सा, आरसीडीसी। हमको आरसीडीसी यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं तीसरा ऑप्शन, क्योंकि कुछ फुटिंग इसमें अवेलेबल है, लेकिन मान लो हमको अगर फुटिंग अलग से डिजाइन करनी है, तो हम किसका यूज करेंगे फुटिंग डिजाइन करने के लिए, स्टैट फाउंडेशन का। स्टैट फाउंडेशन का यूज करेंगे फुटिंग डिजाइन करने के लिए। तो हमको ये तीन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट रहेंगे कि अगर हमको कोई भी आरसीसी बिल्डिंग क्या करना है, डिजाइन करना है, पूरा डिजाइन। स्टेयर केस को हटा दो बस एक, स्टेयर केस हम मैनुअली करते हैं, लाइक हमारे पास कोई अगर एक्सेल सीट है तो एक्सेल सीट से कर सकते हैं। ओके, तो स्टेयर केस के अलावा लाइक जो हमारी सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के अलावा जितने भी कंपोनेंट है वो सारे डिजाइन हो जाएंगे इन तीनों के अंदर बस। पहला हमारा स्टैट प्रो में मॉडल हो जाएगा, उसके बाद हम आरसीडीसी में जाएंगे डिजाइन करने के लिए। अगर फुटिंग कुछ अलग से डिजाइन करना रहा तो स्टैट फाउंडेशन भी यूज ले सकते हो। तो आरसीसी बिल्डिंग के लिए हमको सिर्फ ये तीन सॉफ्टवेयर चाहिए, तो जो मैंने पहला कोर्स बताया था, ओके, उसमें तीन सॉफ्टवेयर थे, वो यही था मीन्स। उसमें मैं आरसीसी का जो बिल्डिंग डिजाइन है वो कराऊंगा। स्टील के अंदर क्या है, स्टील में हमको पहला काम करना रहेगा मॉडल, सबसे पहला काम मॉडलिंग करनी रहेगी। मॉडलिंग से लेकर कहाँ तक जाना पड़ेगा, पहले एनालिसिस तक। ओके, तो एनालिसिस तक जाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, स्टैट प्रो। तो मेरे पास स्टैट प्रो होना चाहिए इसके लिए। दूसरा, डिजाइन करना हो, मान लो तुमको तुम्हारे सेक्शन डिजाइन करने हैं, बीम, कॉलम, फुटिंग, फुटिंग तो नहीं है, बेस प्लेट हुआ इसके अंदर, तो जितने भी सेक्शन डिजाइन करने हैं वो डिजाइन हो जाएंगे तुम्हारे स्टैट प्रो की। वो सारे डिजाइन हो जाएंगे किसके अंदर, स्टैट प्रो में, हमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बात आएगी कनेक्शन की, जितने भी इसमें कनेक्शन है स्टील के, ओके, मोमेंट, शियर कनेक्शन, जैसे भी एक्सल कनेक्शन, जितने भी कनेक्शन है, वेल्डेड, बोल्टेड, हर तरह के, ओके, सेंट्रिक कनेक्शन सारे हैं, वो सारे डिजाइन होंगे रैम कनेक्शन के अंदर। ओके, रैम कनेक्शन सॉफ्टवेयर, तो देख लो सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो गए इसके अंदर। हमको क्या चाहिए, अगर स्टील का बिल्डिंग रेडी करना है तो तुम्हारे पास होना चाहिए स्टैट प्रो एंड रैम कनेक्शन। तो जो मेरा दूसरा कोर्स है वो इसी पे है। ओके, अब है मेरा तीसरा कोर्स, थर्ड कोर्स में मैंने बताया है ई टैब। ई टैब ऑल इन वन बोल सकते हो उसको। ऑल इन वन मीन्स इसमें सब कुछ हो सकता है। आरसीसी का बिल्डिंग एनालाइज, मॉडल, डिजाइन, सब कुछ जो मैंने उसको बताया। फाउंडेशन डिजाइन नहीं होगा बस, बाकी सब जो सुपर स्ट्रक्चर है, जो भी आरसीसी बिल्डिंग का सुपर स्ट्रक्चर बोले तो जो हमारा प्लिंथ लेवल होता है बीच में, यहाँ पे प्लिंथ हम बीम देते हैं, प्लिंथ बीम, उसके ऊपर से हमारा पूरा बिल्डिंग रेडी होता है। तो ये हमारा होता है प्लिंथ लेवल। इसके नीचे जो फुटिंग होती है उसको हम बोलते हैं सब स्ट्रक्चर। ओके, और जो हमारा इसके ऊपर का होता है प्लिंथ के ऊपर, वो सारा होता है सुपर स्ट्रक्चर। तो जो सुपर स्ट्रक्चर का डिजाइन है वो हम कर सकते हैं ई टाइप के अंदर, चाहे वो आरसीसी का हो, चाहे वो स्टील बिल्डिंग हो, दोनों तरीके। ठीक है, तो ई टाइप बोल सकते हो ऑल इन वन है, बस फुटिंग डिजाइन नहीं होगी ओनली। जो प्रॉब्लम है वो यही है कि फुटिंग हमारे इधर डिजाइन नहीं होगा, फुटिंग के लिए हमको दूसरे सॉफ्टवेयर यूज में करने पड़ेंगे। उसके बाद मेरा नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है सैप, सैप 2000। इसमें हम करते हैं डायनामिक एनालिसिस। डायनामिक एनालिसिस मीन्स क्या होता है, मान लो मेरे बिल्डिंग पे कोई भी फोर्स लग रहा है, क्योंकि इस पे अर्थक्वेक भी आएगा। अर्थक्वेक डायरेक्शन कैसी होती है, हमेशा लेटरल डायरेक्शन में क्या आता है, अर्थक्वेक। मान लो मेरा बिल्डिंग है,
कोई 2 स्टोरी का बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे अर्थक्वेक आया, तो अर्थक्वेक किस डायरेक्शन में आता है? हमेशा लेटरल। विंड भी किस तरफ आता है? लेटरल। हवा भी कैसे चलती है? हवा भी इधर ही चलती है, ऐसे। ओके, सो हवा भी कैसा लोड लाएगी? लेटरल फोर्स। तो जो विंड हुआ, हमारा अर्थक्वेक हुआ, और इसमें डेड लोड भी होंगे, और क्या होगा? लाइव लोड भी होगा। तो इस सारे जो भी कॉम्बिनेशन मिला के हम लोड बनाएंगे, उनका अगर हमको एनालाइज करना हो कि हमारा बिल्डिंग कैसे डिफॉर्मेशन आएंगे, मीन्स इसमें जब हवा चलेगी तो कैसे डिफ्लेक्ट होगा, जो होता है ना एक्चुअल दिख रहा है। मान लो ये मेरा एक रोड है, मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, मैंने ऐसे इसको पिन कर रखा है, ठीक है, पिन कर रखा, तो ये ऐसे ऐसे क्या होगा? ऐसे ऐसे मूव करेगा, पेंडुलम की तरह। सेम वही की यहाँ पे सीन है, जैसे मैं कोई फोर्स लगाऊंगा तो एक्चुअल देख सकते हैं हम इसके अंदर, टैप के अंदर, कि कैसे उसमें क्या आएगा? डिफ्लेक्शन आएगा। पहले ऐसे जाएगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा, फिर इधर जाएगा बिल्डिंग। तो सारा इसके अंदर देख सकते हो। और एनालिसिस करना हो तुम्हें कि हमारे बिल्डिंग में कैसे डिफॉर्मेशन आएंगे, कहाँ पे स्ट्रेस आएगा, तो एनालिसिस के लिए सॉफ्टवेयर है। बस मैं ये कहूंगा ओवरऑल ये सिर्फ एनालिसिस के लिए है, ठीक है। तो जो मार्केट में जितने भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, इनसे ऊपर और कुछ भी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। एक एस्ट्रा सॉफ्टवेयर बचता है, उसका भी मैं नाम बता देता हूँ। एक दो सॉफ्टवेयर और है, लाइक टेक्ला, एंड दूसरा है हमारा सेफ। सेफ हमारा फुटिंग डिजाइन के लिए। तो ये मतलब बहुत ही रेयर चांसेस में आपको मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम जो है ये 6 सॉफ्टवेयर ही है जो मैंने बताया, वो चाहिए। 6 के ऊपर और कोई ज्यादा है भी नहीं। ये तो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर जो तुम्हारे कभी काम आएंगे। तो इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि मान लो कोई पुरानी इंडस्ट्री है तो वो तो इन्हीं को यूज करेगी, जो पुरानी, बहुत पुरानी। अगर अच्छी होगी, अगर ग्रोथ लेवल पे होगी, तो वो भी होगा तो स्टैट प्रो, ईटैब यही यूज करेगा इनकी वजह। ठीक है, तो ये हमारा सिनेरियो रहेगा कोर्स का। तो सबसे बेसिक चीज मैं बताता हूँ सबसे पहले, कि मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग आया। ओके, मेरे पास क्या है? बिल्डिंग। सो इस पे लोड कौन कौन से लगेंगे? सबसे पहला काम मीन्स लोड हमारा कैसे आता है, फुटिंग तक कैसे जाता है, ये सारी चीज मैं बताने वाला हूँ। ये मेरा 3 स्टोरी का बिल्डिंग है। ये मान लो इसकी हाइट है 3 मीटर, इसकी हाइट मान लो दोबारा 3 मीटर, और इसकी हाइट भी मान लो कितना है? 3 मीटर। ओके, और एंड उसमें मान लो हमने कोई यूडीएल लगा दिया। सो लोड देखो कैसे आता है। हमेशा क्या होता है? स्लैब पे लोड आता है, ठीक है। हमेशा लोड कहाँ पे जाता है? स्लैब पे। कैसे आता है स्लैब पे? अगर मान लो आप इस बिल्डिंग पे आ रहे हो, ये मान लो मैं हूँ, मैं इस बिल्डिंग में जा रहा हूँ, तो मैं बिल्डिंग में गया तो मैं कहाँ पे जाऊंगा? स्लैब पे जाऊंगा सबसे पहले। मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, कोई रूम है मान लो, अगर मैं प्लान से देखता हूँ इसको, ऊपर से देख रहा हूँ, मान के चलिए ऊपर से गया मैं, यहाँ पे कुछ रूम्स बने हुए हैं, तो पूरे क्या है? हमारा स्लैब का पोर्शन है, ठीक है। मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, तो मेरा लोड डायरेक्टली कहाँ पे जा रहा है? स्लैब पे जा रहा है। मेरा लोड कहाँ पे जाएगा? स्लैब पे। सो सबसे पहले लोड कहाँ पे जाता है? हमेशा बिल्डिंग में स्लैब पे जाता है। उसके बाद अब क्या हुआ? हमारे जो स्लैब है वो किससे घिरे हुए हैं? बीम से। ये चारों तरफ क्या है? इस पे बीम है। चारों तरफ क्या है? इसमें बीम है। तो जो लोड है वो किस पे जाएगा? बीम पे जाएगा। उसके बाद सब स्लैब से किस पे जाएगा? स्लैब से सारा लोड कहाँ जाएगा? जिसके इसके बीम है आसपास, उन बीम पे क्या जाएगा? इसका लोड जाएगा। अब बीम किससे कनेक्टेड है? यहाँ पे कॉलम्स आ रहे हैं, यहाँ पे क्या जा रहा है? कॉलम। ठीक है, जो ये जा रहे हैं कॉलम, क्योंकि अभी हम कहाँ देख रहे हैं? ये हमारा बीम हो गया, इसी के पीछे की तरफ स्लैब हो गया, जो दिखेगा नहीं हमको इस व्यू से देखेंगे तो, साइड से। तो जो सारा लोड जो बीम पे आया है वो किस में जाएगा? कॉलम के अंदर। तो सारा लोड आ गया कॉलम। अब ये कॉलम से ट्रांसफर होता हुआ देखो, ये बीम से पहले कॉलम में गया ऐसे। ओके, बीम से कॉलम में गया, स्लैब से कहाँ गया? बीम में। स्लैब से बीम में, बीम से कॉलम में, फिर कॉलम से होते हुए कहाँ पे जाएगा? ग्राउंड। अब हमको पता है कि हम नीचे क्या देते हैं? फुटिंग। अब वो आइसोलेटेड फुटिंग भी हो सकती है, बहुत तरह की टाइप से फुटिंग के, आइसोलेटेड, कंबाइंड फुटिंग, मैट लेयर, हर तरह की फुटिंग अवेलेबल है। मीन्स मैं कह रहा हूँ फुटिंग में जाएगा। कॉलम के बाद किस पे जाएगा? फुटिंग। कॉलम का जाएगा फुटिंग पे। ओके, फुटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे बियरिंग एरिया, क्योंकि इस पूरा किससे भरा होगा? सोइल से। यहाँ आसपास क्या है? सोइल। सो फुटिंग के बाद हमारा जाएगा सोइल। तो आपने अगर किसी ने अभी जियोटेक पढ़ा हो तो सोइल बियरिंग कैपेसिटी हम निकालते हैं और सब चीजें कैलकुलेशन करते हैं। किसके लिए करते हैं? ताकि हमारा फुटिंग स्टेबल रहे। फुटिंग पे जो लोड आने वाला है वो किस में जाएगा? सोइल में जाएगा। तो सोइल का अगर कैपेसिटी नहीं हुआ उसको बियर करने का, तो हमारा क्या हो जाएगा? पूरा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, क्योंकि फुटिंग सबसे मेन पार्ट है। सबसे मेन पार्ट कौन सा है? फुटिंग।
अगर उसका सब स्ट्रक्चर सेफ नहीं है तो सुपर स्ट्रक्चर कभी सेफ नहीं होगा। ओके, तो सबसे मेन पार्ट है फुटिंग। तो हमको सबसे पहले काम ये करना है कि फुटिंग जितना हो सके उतना सेफ रखना है, ये तो फेल ही नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा मेन पार्ट कौन सा है, कॉलम, क्योंकि फुटिंग पे लोड कहाँ से आ रहा है, कॉलम। तो सेकंड जो मेन पार्ट है वो है कॉलम। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा कॉलम फेल ना हो। उसके बाद हमारा जो सेकंड थर्ड मेंबर है वो कौन सा है, बीम। फिर हम बीम को देखेंगे कि हमारा बीम फेल ना हो। उसके बाद हम देखेंगे स्लैब, कि हमारा स्लैब फेल ना हो। ठीक है, तो हमको डिजाइन कैसे करना है, प्रोसीजर कौन सा हो गया मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमको डिजाइन करना है स्लैब। जब मेरा स्लैब सेफ है तो बीम, क्योंकि अगर मेरा स्लैब ही फेल हो गया तो बीम पे तो लोड ही नहीं जाएगा। तो इससे पहले सबसे पहले मेरे को देखना है कि मेरा स्लैब सेफ होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे स्लैब। ये मैंने ऑर्डर में लिखा है, सब कुछ ही ध्यान रखना। ये मैंने जो नंबर में लिखा है सब ऑर्डर है कि हमको हमेशा कैसे डिजाइन करना है बिल्डिंग को। आरसीसी का बिल्डिंग हुआ, स्टील का बिल्डिंग हुआ, सब में सेम है। ओके, सबसे पहले हमको स्लैब देखना है कि हमारा स्लैब सेफ है या नहीं, क्योंकि सबसे पहले लोड कहाँ पे आएगा, स्लैब पे। स्लैब के बाद हम देखेंगे कि बीम पे लोड गया। अब वो बीम उस लोड को ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, हमको सेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, ग्रेड बढ़ाना पड़ेगा, जो भी चीजें हम चेंज करेंगे। ओके, तो हमको देखना है कि हमारा बीम उसके बाद सेफ होना चाहिए। बीम हमारा सेफ हो गया, स्लैब हमारा सेफ हो गया। अब हम आएंगे तीसरे ऑप्शन पे, कॉलम। अब बीम्स पे जो लोड आया है, बीम का लोड कॉलम कैरी कर पा रहा है या नहीं। अगर नहीं कर पा रहा तो साइज बढ़ाओ, जो भी चीजें करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कॉलम डिजाइन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम आएंगे किस पे, फुटिंग पे। फिर हमको डिजाइन करने की पड़ेगी क्या, फुटिंग। फुटिंग के बाद अब हम सोइल तो डिजाइन करेंगे नहीं, सोइल जो है वो तो वही रहेगा। सोइल जो पहले था वही अब रहेगा, लेकिन सोइल में हम कुछ चेंज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे, स्टेबलाइज करने पे। सोइल स्टेबलाइजेशन का चैप्टर आपने पढ़ा होगा उस पे। तो मीन्स ये अपने काम का नहीं है, अपना काम सिर्फ यहीं पे खत्म हो गया। हमने स्लैब से लेके पूरा फुटिंग डिजाइन कर दिया, पूरा आरसीसी बिल्डिंग डिजाइन। ओके, ये हमारा काम है, बस इतना सा काम हमको करना है, आरसीसी बिल्डिंग हो या स्टील बिल्डिंग हो। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम आरसीडीसी में जाएंगे, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक बार आरसीडीसी का सिनेरियो दिखा देता हूँ कैसा है। मैं एक मॉडल ओपन करता हूँ, जैसे कि लाइकी वाला। ठीक है, तो एक बिल्डिंग है, मैं दिखाता हूँ बिल्डिंग जो मैंने मेरे अभी कोर्स में जो जॉब वाले हैं जितने भी दुबई दुबई आसपास के जो भी हैं उनके लिए मैंने मॉडल कराया था। तो 10 स्टोरी बिल्डिंग था इसमें। ये हमारा लिफ्ट कोर है, बीच में जो ओपनिंग दिया हुआ है मैंने लिफ्ट का है। ठीक है, साइड में स्टेयरकेस है। ये हमारी सीढ़ियाँ देखो, ये रही, ये हमारी क्या हो गई, सीढ़ियाँ। और ये सारे हमारे बीम कॉलम। तो इसको आरसीडीसी में अगर मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि मैंने एनालाइज कर लिया, मैंने मॉडल बना लिया, मैंने प्रॉपर्टी असाइन कर दी। प्रॉपर्टी मीन्स बीम का साइज मेरे को इतना लेना है, ये सारे साइजेस हैं, मैं बताऊंगा कैसे करना है आगे। मटेरियल मैंने असाइन कर दिया कौन सा, कंक्रीट। सो देखो सब पे कंक्रीट है। डबल क्लिक करके प्रॉपर्टी है, अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है। स्पेसिफिकेशन अगर देने हो तो दो, मैं इसका भी यूज करना बताऊंगा कैसे करते हैं। सपोर्ट्स क्या होंगे मेरे, फिक्स, क्योंकि बॉटम पे हम क्या करते हैं, हमेशा फिक्स करते हैं। हमारे जो आरसीसी बिल्डिंग है क्या होता है, बॉटम से फिक्स होता है पूरे। उसके बाद हमको लोड अप्लाई करना है, जिसमें काफी सारे लोड है, सिस्मिक लोड, डेड लोड, सारे और लोड कॉम्बिनेशन भी है। तो इतने सारे हमको लोड हमेशा अप्लाई करने हैं, तो ये भी मैं बताऊंगा आगे। लोड अप्लाई करने के बाद मेरे को जाना है एनालिसिस पे। अब मेरे को डिजाइन पे नहीं जाना, क्यों, क्योंकि मैं आरसीसी बिल्डिंग रेडी कर रहा हूँ। तो आरसीसी हम डिजाइन किस में करेंगे, स्ट्रैट प्रो में नहीं करेंगे, हम करेंगे आरसीडीसी के अंदर, एडवांस कॉन्क्रीट डिजाइन के अंदर। ओके, हम डिजाइन करेंगे एडवांस कॉन्क्रीट डिजाइन में आरसीसी बिल्डिंग, क्योंकि मैंने कौन सा बिल्डिंग बनाया है, आरसीसी का, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे भी है डिजाइन का। लेकिन मैं इसको तभी यूज करूंगा जब मैं स्टील बिल्डिंग डिजाइन करूंगा, उससे पहले मेरे को यूज ही नहीं करना। तो मैं क्या करूंगा, एनालाइज करके सीधा जाऊंगा कहाँ पे, एडवांस कॉन्क्रीट डिजाइन। ये ऑप्शन है देखो यहाँ पे नीचे, मैं जिस पे मैंने कर्सर रख रखा है अभी, ये अपना ऑप्शन है आरसीडीसी का। इस पे क्लिक करो। यस, एक बार भी एनालाइज होगा तो एक बार एनालाइज होने देता हूँ, क्योंकि पहले हमको एनालाइज करना पड़ेगा हमेशा, उसी के बाद डिजाइन होगा। तो एनालिसिस अगर हमारा ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम किस में जा सकते हैं, डिजाइन करने के लिए। अगर एनालिसिस में एरर आएंगी तो एरर आती है, आप डिजाइन भी नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो हमारे पास जीरो एरर है। सो जीरो एरर के साथ अब हम करेंगे डन एंड अब जाते हैं आरसीडीसी में। तो आरसीडीसी में एक बार एक सेकंड ओपन होने दो इसे। मैं थोड़ा ओवरफ्लो समझा रहा हूँ और आधा घंटा मैं फिर पढ़ाऊंगा भी आगे कैसे कैसे करते हैं, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ। ओके, तो मुझे क्लिक करना है फिर आरसीडीसी पे, ठीक है, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ कौन सा, आरसीडीसी। आरसीडीसी पे क्लिक करना है, उसके बाद मेरे को एक्सेप्ट करना है। अब हमारे पास दिख जाएंगे बहुत सारे ऑप्शन। मैंने ऑर्डर वो क्यों बताया था आपको,
कि मुझे सबसे पहले स्लैब करना है, बीम करना है, कॉलम करना है, फुटिंग, क्योंकि हमारे पास कंफ्यूजन होगा यहाँ पे आने के बाद। हम यहाँ पे पाइल कैप भी कर सकते हैं, फुटिंग भी कर सकते हैं, तो ये ऑर्डर में नहीं करना, हमको करना है हमारे ऑर्डर में। कौन सा ऑर्डर है? पहले स्लैब। तो मेरे को स्लैब डिजाइन करना है सबसे पहले। अभी पूछेगा कहाँ पे डिजाइन करना है, कौन से लेवल की स्लैब डिजाइन करनी है, तो ये मैं बाद में बताऊंगा कैसे करते हैं। ले हमारे पास ऑप्शन कौन सा है? पहले स्लैब का। स्लैब डिजाइन हो जाएंगे, उसके बाद हमको करना है बीम। बीम के बाद हमको करना है कॉलम और शियर वॉल। उसके बाद करना है फुटिंग। और उसके बाद फुटिंग में पाइल कैप का भी ऑप्शन है, क्योंकि पाइल कैप भी क्या होती है? फुटिंग होती है। तो फुटिंग मतलब हम इसको भी यूज करेंगे अगर हमको यूज करना रहा तो हमको ऊपर से नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है। डिजाइन करने के टाइम को क्या करना है? नीचे से ऊपर ऐसे। ओके। तो ये प्रोसीजर होता है हमारा डिजाइन करने का। तो मैं मेरा वही बैक पहला वाला ओपन कर देता हूँ एक बार। अब देखो, एक कई बार क्या होगा, प्रॉब्लम ये रहेगी कि अगर आपने कुछ भी नहीं बनाया होगा इसके अंदर, और मान लो मैंने कोई दूसरा मॉडल ओपन कर दिया, मैंने इसको बंद कर दिया, तो क्या होगा? यहाँ पे इंच लिखा आ जाएगा। इंच मतलब इसकी यूनिट अपने आप चेंज हो गई। ये किस में आ चुका है अब? एक तरह से बोल सकते हो, पूरा इंग्लिश में नहीं आता, लेकिन हाँ कुछ जो वैल्यूज है, कुछ पैरामीटर है, वो किस में आ गई? मैट्रिक इंग्लिश इंग्लिश पैरामीटर में आ गई, लाइक फीट, इंचेस ऐसे, ठीक है। तो क्या करना है, अगर इनको चेंज करना है तो फाइल पे जाके यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग में डिस्प्ले का ऑप्शन है। ओके, एक तो ये। दूसरा तरीका है, राइट क्लिक करो एंड सॉरी, राइट क्लिक करो और यहाँ पे भी ऑप्शन आता है डिस्प्ले ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि इनमें हम क्या कर सकते हैं? यूनिट चेंज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर की यूनिट। सो देखो ऑटोमेटिक क्या हो गया? इंच हो गई, क्योंकि हमने इसको ऑफ कर दिया और हमने कुछ बनाया भी नहीं इसके अंदर। तो ये किस में हो गया? इंच में हो गया। तो मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें? मीटर। तो मैं इसको लेकर इसमें मीटर कर दूंगा। जो भी कुछ अगर कोई और यूनिट काम की हो, लीनियर या स्प्रिंग, तो हमारे कहीं है ही नहीं। तो मैं सिर्फ अप्लाई करूंगा, तो अप्लाई करते देखो किस में हो गया? मीटर में। अब और कुछ देख लो, सेक्शन यूनिट। सेक्शन किस में आ रहा है? इंच स्क्वायर। ये नहीं लेंगे हम, कौन सा ले लेते हैं? मीटर स्क्वायर ले सकते हो, स्क्वायर भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये भी मैं मान लो फोर फोर में कर लेता हूँ, MM⁴। और इलास्टिसिटी मॉडुलस भी हम कर लेते हैं किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। एंड न्यूटन पर MM स्क्वायर भी ले सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारे ऊपर है, अब ये अपने अकॉर्डिंग जो भी तुम चाहो उसमें ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। क्लिक अप्लाई। दूसरी विंडो में जाने से पहले अप्लाई कर देना, अगर नहीं करोगे तो वो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। पहले मैंने इसमें चेंज करे, फिर अप्लाई किया, फिर मैं फोर्स यूनिट में गया, फिर इसमें चेंज करे, तो मेरा है किलो पास्कल। ओके। तो इसके लिए मैं लेता हूँ किलो न्यूटन। मोमेंट हमारा न्यूटन मीटर में ठीक है, या फिर किलो न्यूटन मीटर में भी ले सकते हो, वो ज्यादा बेटर है। तो ये दोनों काम के, इन दोनों को चेंज करके अप्लाई। फिर अगले वाले पे देख लो, तो ये हमारे काम का नहीं, मीन्स एक तरह से आ, दिखता कैसा है, मीन्स होता है ना डिस्प्ले वाला सीन है, डायमेंशन हमको कैसा दिखाना है, तो ये हमारे कोई काम का नहीं। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना। तो अब हमारा पूरा सही हो गया। अगर तुमको ये मेहनत नहीं करनी तो क्या करना है? एक और मॉडल बना लो। न्यू पे जाके एक और मॉडल बना लो, मान लो मैंने लिख दिया क्लास नंबर वापस से 1। सेम बना दिया उसी फोल्डर के अंदर। मैट्रिक में जाके मैंने कर दिया क्रिएट। अब देखो हमसे पूछेगा कि हमने ऑलरेडी एक फाइल है वो इसी नाम का है, रिप्लेस कर दे या नहीं, तो रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन रिप्लेस होगा नहीं, क्योंकि मैंने ओपन भी उसी को कर रखा है, क्योंकि मैंने सेम फाइल ओपन कर रखी है, तो रिप्लेस नहीं होगी। ये रिप्लेस तभी होता अगर कोई दूसरा खुला होता और सेम नाम से मैं कोई एक और ओपन कर रहा हूँ तो। ठीक है, तो हमारा सारा इंटरफेस बता दिया मैंने कैसे कैसे काम करते हैं। अब थोड़ा और डिस्कस करते हैं इसमें कि लोड कौन कौन से हैं, हमको कौन कौन से कोड की रिक्वायरमेंट है इस कोर्स के अंदर। सबसे पहला लोड है हमारा डेड लोड। डेड लोड ऑफ द बिल्डिंग। ओके। डेड लोड में किस किस का लोड आएगा? स्लैब का डेड लोड। स्लैब का डेड लोड कैसे निकालते हैं? मान लो ये मेरा क्या है? थिकनेस है, ये मेरा स्लैब का कोई पोर्शन मैंने काट लिया। ओके। एंड स्लैब का थिकनेस है 150 mm, फॉर एग्जाम्पल स्लैब का थिकनेस है 150 mm। ओके। स्लैब का थिकनेस 150 mm है, तो सेल्फेट कैसे निकालेंगे? सेल्फेट निकालने का सिंपल फॉर्मूला है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी होती है हमेशा RCC। ये हमारे रेनफोर्स्ड कंक्रीट की डेंसिटी है। ये डेड लोड के जो कोड है IS 875 पार्ट 1 उसमें भी दिया हुआ है। ये मैं कोड आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में क्लास के बाद, जो भी कोड हमको रिक्वायर्ड है वो। ओके। सो हमारा डेंसिटी कितना होता है RCC का? 25। इसकी यूनिट किस में? अभी किलो न्यूटन पर मीटर में, पर मीटर क्यूब में, सॉरी, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हमेशा ध्यान रखना, स्लैब का हम कोई सा भी लोड लेंगे, क्योंकि स्लैब हमारा क्या है? 2D मेंबर है, जिसके पास एक तो लेंथ होती है,
एक विड्थ होती है। ओके, हाइट तो होती है, हाइट को बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटी होती है इनकी वजह। हाइट यानी डेप्थ, डेप्थ क्या होती है, बहुत ज्यादा छोटी होती है एल और बी की वजह। लेकिन मेन क्या होते हैं, एल और बी। इट मीन्स ये मेरा कौन सा मेंबर है, 2D मेंबर। स्लैब मेरा है 2D मेंबर। स्लैब अगर मेरा 2D मेंबर है तो मेरे को जो भी लोड लगाना है इसमें वो हमेशा इसी फॉर्म में होना चाहिए, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कंपलसरी है। स्लैब पे अगर मेरे को कोई भी लोड लगाना है उसकी यूनिट यही होनी चाहिए, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये कुछ रूल्स हैं जो गोल्डन रूल मैं जिनको बोलता हूँ। हमेशा ध्यान रखना है, स्लैब पे अगर कोई सा भी लोड लगाए हो उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्लैब मतलब 2D मेंबर। अब मैं 2D बोलूंगा, मैं स्लैब नहीं बोलूंगा, क्योंकि 2D में और भी आएंगे। अब मैं बोलता हूँ लाइक शियर वॉल है। शियर वॉल मतलब मेरा कोई वाटर टैंक बन रहा है यहाँ पे, ये मेरा वाटर टैंक है जिसमें पानी भरेंगे हम, ठीक है। सो मेरा वाटर टैंक का बॉडी हो गया। सो वाटर टैंक में हमारा वाटर भरा हुआ है, तो अगर मैं इसका एक पोर्शन लूँ तो ये भी क्या है, शियर वॉल है। अब इस शियर वॉल पे भी मेरे को क्या लगाना है, प्रेशर लगाना है। अगर ये भी मेरा 2D मेंबर है तो इसमें भी मेरे को कौन सी फॉर्म में लगाना पड़ेगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कोई भी लोड मैं इस पे लगाऊं, कोई सा भी, उसका यूनिट यही होना चाहिए, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन ये जो पर के आगे आगे है, ओके, मीन्स पर के आगे जो भी मैं लिखूंगा वो हमेशा होना चाहिए स्क्वायर में। मीन्स हमको हमेशा लगाना है यूनिट एरिया पे। ये लोड हमेशा किस पे लगेगा, यूनिट एरिया। ये कंपलसरी है। स्लैब पे कोई भी लोड लगाओ हमेशा होगा किसमें, यूनिट एरिया पे। मीन्स पर मीटर स्क्वायर तो उसमें लगेगा ही, पर मीटर मत लगा देना कभी, किलो न्यूटन पर मीटर ये नहीं लगा सकते। ये किस में लगेगा, 1D मेंबर। क्योंकि अगर 1 मीटर आ रहा है मीन्स मीटर की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। इट मीन्स ये काम करेगा 1D के लिए। मीटर की पावर 2 आ रही है, इट मीन्स ये काम करेगा 2D के लिए। अगर मीटर की पावर 3 आ रही है इट मीन्स ये काम करेगा 3D के लिए। 3D मीन्स सॉलिड। लेकिन सॉलिड का हमारा कोई यूज नहीं है इस कोर्स के अंदर, एंड फील्ड पे भी बहुत ही रेयर चांसेस में यूज आएगा। मैं इसको यूज का ही नहीं है, ये मान सकते हो। ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमारे काम के सिर्फ दो ही हैं, या तो किलो न्यूटन पर मीटर लो या फिर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब एक और ऑप्शन है, मैं एक भी मीटर नहीं ले रहा। मीटर एक भी नहीं ले रहा मतलब क्या हो गया, सिंपल किलो न्यूटन। तो ये तो सिंपल क्या है, लोड है। ये सिंपल क्या है, लोड। अगर मेरा पावर 1 है तो किस पे लगेगा, 1D पे। पावर मेरा 2 है तो किस पे लगेगा, 2D पे। पावर मेरा 3 है तो किस पे लगेगा, 3D पे। अगर मेरा पावर 0 है तो किस पे लगेगा, जीरो डायमेंशनल मेंबर। अब जीरो डायमेंशन क्या होता है, सिर्फ एक पॉइंट। तो तुम जानते हो अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे कोई लोड लगाना तो हमेशा किस में लगता है, वो किलो न्यूटन में। 5 किलो न्यूटन लोड लग रहा है किसी एक पॉइंट से 2 मीटर दूर। ओके, तो हमेशा जो ये लोड है किलो न्यूटन में हमेशा किस पे लगेगा, सिर्फ एक पॉइंट पे। तो हम इसको बोलते हैं हमारी टेक्निकल भाषा में नोडल, नोड सॉरी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नोड। हम स्टैट में यूज करेंगे तो स्टैट में हम इसको क्या बोलेंगे, नोड। ओके, जो भी पॉइंट होगा उसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो भी पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे NODE, नोड, स्टैट प्रो के अंदर और टेक्निकल लैंग्वेज में भी। ओके, और जो हमारा 1D मेंबर होगा उसको हम बोलेंगे हमेशा बीम। अब बीम के अंदर बीम भी हो सकता है और कॉलम भी। मैं अभी स्टैट प्रो के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। बीम के अंदर बीम भी हो सकता है, कॉलम भी। 2D को हम क्या बोलेंगे, स्लैब, ये फिक्स है। 2D को हम स्लैब बोलेंगे एंड 3D को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड। ओके, तो ठीक है, समझ गए। तो स्लैब पे कौन सा लोड लगाना है, हमेशा पर मीटर स्क्वायर। तब देखो मेरे पास, हमें फालतू का जो है हटा देता हूँ क्योंकि ये काम का नहीं है, ये डिस्टर्ब करेगा अपने को। एक बार मुझे बता दो, एक बार समझ आ रहा है सभी को, या कोई इश्यू हो तो एक बार बोल सकते हो मेरे को एक बार। सबको समझ आ रहा है, या कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। देखो बीच में जो भी कुछ डाउट है पूछ सकते हो रोक के, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऑल क्लियर है सबकी तरफ से, एक बार रेस्पॉन्ड कर दो मेरे को। ओके, ठीक है। कोई डाउट है तो ऐसे ही जैसे थम्स अप करा है वैसे ही हैंड रेस कर देना। ओके, मैं वो भी देखता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ शिवम, पूछो। हाँ ऐसे कर देना, ठीक है, समझ गया मैं। ओके, तो ऐसे हैंड रेस कर देना, कोई डाउट है तो। तो हमारे पास ठीक है, तो हम देख रहे थे कि हमको लोड कैसे लगाना है। तो स्लैब का अगर हमको डेड लोड निकालना है, क्योंकि अभी अभी तुम्हारे जो एग्जाम है, जितने भी मिड टर्म होते रहते हैं, सेमेस्टर के एग्जाम होते रहते हैं, तो उसमें तुम इसको डिवाइड में पढ़ते हो, लाइक
कभी बीम का डिजाइन चल रहा है, फिर अगले सेमेस्टर में कॉलम का रहा है, तो ये भूल जाओगे सब कि बीम में क्या करते थे। तो भूल जाओगे कि हमको लोड कैसे लेना है, किलोमीटर पर मीटर में लेना है, कैसे लेना है। तो ये प्रॉब्लम रहते हैं, इसलिए मैं एक बार सही से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे हमको लोड लगाना है, ठीक है। तो अगर हमको स्लैब पे लोड लगाना है या स्लैब का लोड लगाना है, तो वो हमेशा होना चाहिए पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू है कि डेंसिटी आरसीसी की 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। हमको सिर्फ इतना पता है आरसीसी के लिए। जब मैं डेड लोड बीम का निकालूंगा, बीम या कॉलम का, मैं इसका भी एक्सप्लेन करता हूँ, बीम या कॉलम। ओके, बीम या कॉलम का निकालूंगा तो भी मेरे को पता है कि किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब 25 ये होता है। इसके अलावा मुझे इसमें भी कुछ नहीं पता। लेकिन बीम के पास क्या होता है हमेशा, बीम और कॉलम के पास विड्थ और डेप्थ। मान लो इसका विड्थ है 230 mm और इसका डेप्थ है 500 mm, फॉर एग्जाम्पल। अब ये बीम भी मैं ले सकता हूँ, अगर ये ऐसे ओरिजेंटल है तो कौन क्या हो जाएगा, बीम हो जाएगा। वर्टिकल है तो क्या हो जाएगा, कॉलम। तो बीम और कॉलम के पास दो साइड होते हैं, तो हमारे कौन सा मेंबर है इसमें, हमारा मेंबर कौन सा है, इसके पास तीन होंगी चीजें, वापिस से तीन चीज होगी। ऐसा हमारा बीम का क्या होता है, हमेशा व्यू होता है, ठीक है। ये मेरा बीम है, अभी मैंने वर्टिकल बनाया तो मेरा कॉलम है, ठीक है। इसके पास क्या है, सबसे पहले लेंथ, मान के चलो 5 मीटर, 230 mm का इसका ये साइज हो गया, और ये मेरी डेप्थ हो गई मान लो 500 mm, 500 mm, ठीक है। जो लॉजिक मैंने यहाँ बताया था कि स्लैब के पास भी क्या होती है, तीन चीजें, लेकिन ये जो तीसरी चीज है वो सबसे छोटी होती है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर। इसलिए हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो हम क्या लेते हैं इसको 2D, क्योंकि दो चीजें क्या होती है, लेंदी होती है, मीन्स ज्यादा वैल्यू इनकी बड़ी होती है, किससे, इससे। तो इसलिए हमारे क्या है, 2D मेंबर। अब यहाँ पे देखो 230 mm, 500 mm, 5 मीटर, तो कौन सा सबसे ज्यादा बड़ा है, सबसे बड़ा है ये दोनों क्या है, छोटे हैं। तो हम इनको दोनों को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारा क्या लेंगे, सिर्फ 5 मीटर। 5 मीटर मीन्स हम क्या ले रहे हैं, ओनली एक डायमेंशन ले रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे 1D मेंबर। समझ गए। यहाँ पे 2D क्यों लिया, क्योंकि इसके पास दो वैल्यूज थी बड़ी, तीसरी सबसे छोटी थी। यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू बड़ी है, दोनों वैल्यू बहुत छोटी है, तो हमने दोनों को नेगलेक्ट कर दिया, बचा क्या, एक। इट मीन्स इट इज 1D मेंबर। यहाँ पे मैंने देखो, जब सबसे छोटा है उसको मैंने नेगलेक्ट किया, तो बचे कितने, दो, एल और बी। इट मीन्स दो बचे, तो क्या हो जाएगा, 2D मेंबर। ओके, समझ गए बात, ये आई थिंक सबको समझ आ गया होगा बिल्कुल। तो हमारा बीम और कॉलम क्या है, 1D मेंबर है, ठीक है। तो जो भी मैं फोर्स इन पे लगाऊंगा वो किस में होना चाहिए, 1D के लिए हम क्या लेंगे, पर मीटर। पर मीटर मीन्स मीटर की पावर 1। 2D के लिए हम क्या लेंगे, पर मीटर स्क्वायर। तो इस पे जो भी लोड लगेगा वो किलो न्यूटन पर मीटर में लगेगा। लेकिन हमको अभी भी एक ही चीज पता है, 25। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, बस मेरे को इतना पता है, ठीक है। अब मुझे डेड लोड निकालना है किसका, सबसे पहले स्लैब का। तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इसके अंदर, किलो न्यूटन किलो न्यूटन। ये तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। पर पर ये भी ठीक है, बट यहाँ पे मीटर स्क्वायर है और यहाँ पे कितना है, मीटर क्यूब। अब मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी एक मीटर यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इसमें कन्वर्ट हो जाए। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई उसी से करना है जिसको हमने हटाया था, जिसको हमने नेगलेक्ट किया था, सिर्फ उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना है, 150। किसमें है, mm में। हमको किस में करना है, मीटर में, क्योंकि हमको मीटर से मीटर काटना है। अगर वो कटेगा तभी क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई भी उसी हिसाब से करना है, इट मीन्स 0.15 से मेरे को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर में, 25 को मल्टीप्लाई कर लो 0.15 से, कितना आ गया, 3.75। सो जो हमारा लोड आएगा किसका, स्लैब का, स्लैब का डेड लोड आएगा 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर में क्यों आ रहा है, क्योंकि 2D मेंबर है। इससे मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि सबसे छोटा यही था, ठीक है। तो ऐसे लॉजिक बना लो बस, कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये लॉजिक की भी जरूरत नहीं है, एक तरह से रट ही जाएगा कि हमको थिकनेस से मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूला फिक्स है। 25 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, स्लैब का फिक्स है। लेकिन मैंने थोड़ा कंसेप्चुअल बता दिया कि कैसे हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। ओके, कंसेप्ट मैंने बता दिया कि इसी को मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, उनको बाकी चीजों को क्यों नहीं करते। ओके, अभी नेक्स्ट चलते हैं बीम के लिए। अब मेरे पास बीम का भी सेम सिनेरियो, बीम या कॉलम को कुछ भी कहो, बट ये है कि हमारा 1D मेंबर। सो 1D मेंबर का मेरे को क्या निकालना है, सेल्फ वेट। अगेन मेरे को एक ही चीज पता है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आरसीसी का क्या होता है, डेंसिटी होता है। मुझे बदलना किस में, किलो न्यूटन पर मीटर में। मुझे इस बार 3 मीटर से सिर्फ 1 मीटर करना है, तो मुझे मीटर दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरे को दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर से, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, किलो न्यूटन पर मीटर में, ठीक है। अब मुझे लेने कौन से, सेम वही फंडा है, लेने वही है जिनको हटाया था। तो हटाया किसको था, 230 को और 500 को।
लेकिन ये किस में है, ये mm में। किस में लिखना है, मीटर में, क्योंकि मीटर से मीटर काटना है तो मीटर में लिखना पड़ेगा। सो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0.230, 0.500। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। इसको भी कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है, 25 मल्टीप्लाई बाय 0.23 मल्टीप्लाई बाय 0.5, कितना आ गया, 25, 0.2, ठीक है, 2.875, 2.875 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये क्या हो गया, हमारा हो गया डेड लोड ऑफ द बीम। अगर कोई बोले तुमको कि बीम का डेड लोड कैसे निकालोगे, तो ऐसे निकालोगे, ये बोलना है, ठीक है। कॉलम का कोई पूछे तो कैसे निकालते हैं, कॉलम का भी ऐसे निकालते हैं, जो मैंने प्रोसीजर बताया। स्लैब का ऐसे निकालते हैं, स्लैब में सिर्फ 25 से किसको मल्टीप्लाई करना है, डेप्थ को। तो तीनों का मैंने सेल्फ वेट निकालना सिखा दिया, इसको बोलते हैं डेड लोड या सेल्फ वेट। सेल्फ वेट ऑफ बीम, सेल्फ वेट ऑफ कॉलम, सेल्फ वेट ऑफ स्लैब, तीनों चीजें हो सीखी हैं। ओके, तो इसके बाद तो हमको कोड कौन सा यूज करना है, क्योंकि हमको ये कहाँ से आया, ये 25 कहाँ से आया, सबसे मेन इशू है ये। अगर मैं मान लो कह देता हूँ कि मैंने आरसीसी यूज नहीं करा, मैंने स्टील की प्लेट यूज करी है स्लैब के लिए, तो कैसे निकालोगे। तो सारी वैल्यूज जो है वो दी हुई है IS 875 पार्ट 1, सारी वैल्यूज। मीन्स मटेरियल के अकॉर्डिंग तुमको डेंसिटी मिल जाएगा पार्ट 1 कि इसका इतना डेंसिटी है। डेंसिटी आती है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई किससे करना है वो बता ही दिया, स्लैब का निकालो तो डी से कर देना, अगर इसका निकालो तो बी और डी। इसको हम क्या बोलते हैं, विड्थ को बी से डिनोट करते हैं और डेप्थ को डी से। ठीक है, बी और डी से मल्टीप्लाई करते हैं ना, किसके लिए, बीम के लिए, कॉलम के लिए। ओके, तो ये सब चीजें जो मटेरियल की जो डेंसिटी है सब दी हुई है IS 875 पार्ट 1, तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा क्लास के बाद। अब दूसरी चीज आती है वो है हमारा लाइव लोड। आज का क्लास लाइक इसी पे चलेगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगा पहले तो कैसे करना है। टुमारो से हम स्टार्ट करेंगे कि हमको स्टार प्रो में कैसे मॉडल करते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं। ओके, तो मैं एक बार आपका बैकअप रेडी कर रहा हूँ ताकि मुझे आगे बार बार एक्सप्लेन ना करना पड़े। ओके, सो लाइव लोड क्या होता है, लाइव लोड वो होता है जो हम अलग से अप्लाई करते हैं। ओके, मीन्स जो आता जाता रहता है, एक तरह से बोल सकते हो आना जाना। जैसे मैं गया था बिल्डिंग में, वैसे सेम आप सब जाते हो बिल्डिंग में, किसी भी स्ट्रक्चर पे जाते हो, तो वो एक लाइव लोड की तरह हम कंसिडर करते हैं। ओके, तो लाइव लोड के लिए हमको कोड फॉलो करना है IS 875 पार्ट 2। पार्ट 1 किसके लिए, लाइव लोड के लिए, पार्ट 1 डेड लोड, एंड पार्ट 2 किसके लिए, लाइव लोड के लिए। ओके, 875 पार्ट 2 IS। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि आपका बिल्डिंग कैसा है। बिल्डिंग मीन्स हो सकता है कि आप एक बार हॉस्पिटल में जा रहे हो, तो अभी मैं तो ये कहूंगा नहीं कि जो हॉस्पिटल में जो रूम है और जो मेरा घर पे रूम है, लाइक रेजिडेंशियल एरिया मीन्स घर वाले एरिया होता है ना, जो बिल्डिंग रहती है 2 BHK 3 BHK फ्लैट, वो सब उसको बोलते हैं रेजिडेंशियल, और हॉस्पिटल तो आप जानते ही हो। तो बिल्डिंग में अगर मैं मान लो, क्योंकि हमको पहले बताना पड़ेगा कि हमारा बिल्डिंग टाइप कौन सा है। अगर हॉस्पिटल में एक रूम है और वही रूम सेम मैंने उसी साइज का बना रखा है, कहाँ पे, बिल्डिंग के अंदर जहां हम रह रहे हैं, तो दोनों पे आपको पता है लोड की वैल्यू अलग अलग रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कोई भी अगर आईसीयू हुआ, ये मान लो एक तरह से आईसीयू है तो इसमें बहुत सारे लोग रहेंगे, तो लोड भी कितना होगा, लोड भी उतना ही ज्यादा होगा। अब हम मान लो किसमें, रेसिडेंशियल एक घर के अंदर, तो घर में मान लो एक कमरा है, लाइक दिस इज माई बेडरूम। मान लो बेडरूम है, तो बेडरूम पे कितने लोग रह सकते हैं, 3 4 5, 5 लोग से ज्यादा तो आएंगे नहीं इसमें, इस रूम के अंदर। 3 BHK में भी अगर कोई रूम होता है सिंपल, तो 5 लोग 10 लोग, इससे ज्यादा नहीं आता। ओके, तो इसमें लोड क्या रहेगा, कम। तो यही चीज हमको बतानी होती है कि इसमें IS 875 पार्ट 2 मीन्स हमको देखना रहेगा पहले हमारा बिल्डिंग का टाइप कैसा है, बिल्डिंग के टाइप के बाद हमको रूम का टाइप देखना है। बेडरूम भी हो सकता है, टॉयलेट भी हो सकता है। अब टॉयलेट में तो कौन जाएगा, सिर्फ एक ही आदमी जाएगा एक टाइम पे, तो हमको लोड भी कितने का लगाना है, सिर्फ एक का ही। बेडरूम में कितने भी जा सकते हैं, तो उसके हिसाब से लोड लगाएंगे, तो सारी वैल्यू। और स्टोर रूम हुआ, फिर बिल्डिंग रूम में क्या होते हैं, स्टोर रूम भी तो होते हैं जहाँ पे हम कबाड़ का सामान पटक देते हैं एक तरह से, तो उनका लोड क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो उसका लोड भी हमको लेना पड़ता है। तो सारी वैल्यू जो लोड की वैल्यूज है सब दी हुई है किसमें, IS 875 पार्ट 2। यूनिट में बता देता हूँ, यूनिट किस में दिया हुआ है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों दिया हुआ है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो लाइव लोड लगेगा वो किस पे लगेगा, कोई भी अगर आदमी जाता है कहीं पे बिल्डिंग पे, हमने कोई भी सामान रखा तो हम कहाँ पे रखेंगे, हम स्लैब पे तो रखेंगे। हमारा जो बिल्डिंग का जो स्लैब है हम उसी पे तो लोड रखेंगे, और स्लैब पे हमको लोड कैसे लगाना है हमेशा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, मैंने बता ही दिया। तो स्लैब पे हम कोई भी सामान रखेंगे, हम अगर बैठे, कोई भी सोफा रखा हुआ है, बेड रखा हुआ है, अलमारी रखी हुई है, सब कहाँ पे है, सब फ्लोर पे। फ्लोर में स्लैब, तो सब कुछ स्लैब पे रखा हुआ है। सबसे पहले लोड इसलिए कहाँ पे जाता है, स्लैब पे। सबसे पहला लोड कहाँ पे जाएगा, स्लैब पे, फिर बीम पे जाएगा, फिर कॉलम पे जाएगा, फिर फुटिंग पे, इसलिए मैंने पहले बता दिया ऑर्डर।
कि ऑर्डर हमारा कैसा है लोड डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो IS 875 पार्ट 2 में किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिए हैं। इसमें क्यों दिए हैं? क्योंकि स्लैब पे लगेगा लोड, तो इसलिए इसकी यूनिट भी क्या है, पर मीटर स्क्वायर। स्लैब हमारा क्या है, 2D मेंबर है इसलिए। ओके, तो ये सारी वैल्यू कोड में है IS 875 पार्ट 2। तो ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे जब हम इसका यूज करेंगे। तीसरा है हमारा विंड लोड। ओके, सो विंड लोड के लिए हमारे पास जो कोड है IS 875 पार्ट 3। इसमें हमारा विंड लोड की जो कैलकुलेशन सारी है, तो ये मैं टाइम के साथ ही एक्सप्लेन करूंगा। जब मैं इसमें लाइक अप्लाई करना सिखाऊंगा तभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हम कैसे लोड अप्लाई करते हैं, विंड लोड। ओके, मैं बस अभी कोड बता देता हूँ इसका, क्योंकि जो एक्सप्लेन करने की चीज़ है वो इसी में थी। ये चीज़ें मैं तभी एक्सप्लेन करूंगा जब मैं असाइन करना सिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक थोड़ा टाइम कम लगेगा। ओके, चौथा हमारा लोड कौन सा आता है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक लोड। सो अर्थक्वेक लोड का जो कोड है वो है IS 1893 2016 पार्ट 1, पहला पार्ट। ओके, तो ये कोड हमारा किसके लिए है, अर्थक्वेक लोड अप्लाई करने के लिए। किसी भी स्ट्रक्चर पे क्या लगाना हो, अर्थक्वेक लोड। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको लोड कॉम्बिनेशन बनाने हैं। आपने इसको शायद पढ़ा भी होगा, व्हाट इज द लोड कॉम्बिनेशन। क्योंकि हमारे IS कोड के अकॉर्डिंग IS 456 जो हमारा RCC का कोड है, IS 800 जो हमारा स्टील का कोड है, तो इसमें लोड कॉम्बिनेशन दिया है। क्योंकि कई बार चांसेस रहते हैं कि हमको डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक लोड, विंड लोड, इनके कुछ पेयर बना के एक साथ हमको कंसिडर करने रहते हैं। ओके, तो इन्हीं को हम बोलते हैं लोड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स मैंने 2-3 लोड को एक साथ लिया और किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया और अप्लाई कर दिया, बस। ये कोड में दिया हुआ है तो हमको कोड फॉलो करना पड़ेगा, तो इट मीन्स कोड में ये सब कुछ। इसके अलावा और कुछ भी हमको देखना नहीं है। ठीक है, तो अर्थक्वेक हो गया, हमारा लोड कॉम्बिनेशन हो गया। लोड कॉम्बिनेशन के बाद, क्योंकि लोड कॉम्बिनेशन दो तरह के हैं। पहला तो है सर्विसिबिलिटी चेक। वहाँ दो तरह की टर्म आपने देखी होगी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ओके, सर्विसिबल मीन्स, चलो बताते हैं। दूसरा वर्ड होता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। क्योंकि हम अभी LSD कोड सॉल्व करेंगे, लिमिट स्टेट डिजाइन। तो लिमिट स्टेट डिजाइन मीन्स हमारा करंट कोड यही है, IS 456 2000 वाला कोड एंड IS 800 2007। तो दोनों किसके कोड है, लिमिट स्टेट के। तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी अवेलेबल है उसके अंदर, एंड लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स या स्ट्रेंथ, दोनों वर्ड मिल जाएंगे। एक ही बात है, कोलैप्स भी हो सकता है और स्ट्रेंथ भी। सो लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। अब इनमें क्या फर्क है, व्हाट इज द सर्विसिबिलिटी एंड व्हाट इज द कोलैप्स और स्ट्रेंथ। तो मैं इसको समझाता हूँ माइल्ड स्टील के कर्व से। आपने माइल्ड स्टील का कर्व काफी बार बनाया होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, ऐसा कुछ जाता है। ये काफी बार बनाया होगा। अब मैं शायद फ्री हूँ ये बताने के लिए कि ये काफी बार आपने बनाया होगा, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमारा लिमिट आता है प्रोपोर्शनल लिमिट, पॉइंट ए। उसके बाद इलास्टिक लिमिट आता है। ओके, उसके बाद हमारा अपर यील्ड पॉइंट आता है, अपर यील्ड पॉइंट। उसके बाद लोअर यील्ड पॉइंट। ओके, हमारा ये यील्ड प्लेटू हो जाएगा। उसके बाद हमारा फ्रैक्चर पॉइंट आएगा। ओके, सॉरी, अल्टीमेट पॉइंट, और यहाँ पे फ्रैक्चर। तो अभी देखो क्या फर्क है, सर्विसिबिलिटी, सर्विसिबिलिटी एंड कोलैप्स, कोलैप्स या स्ट्रेंथ, दोनों एक ही चीज है। ओके, तो सर्विसिबल मतलब क्या है, मान लो मेरा ये स्टील का रोड है, जो मैंने एक ग्राफ बना रखा है ना, वही स्टील है, माइल्ड स्टील। और ये मैंने किसी एक ब्रिज में डाल रखा है, ये मेरा एक ब्रिज है। ओके, एक पूरा ब्रिज है, और ऊपर क्या जा रहे हैं, ऊपर व्हीकल जा रहे हैं। अब होगा क्या कि इस पे लोड लगेगा, व्हीकल जा रहा है तो व्हीकल को लोड किस पे जाएगा, ब्रिज पे। तो अगर मान लो आपका ब्रिज, फॉर एग्जांपल, आपके ब्रिज में डिफॉर्मेशन इतने बड़े आ गए, और आप उसको देख के कह दोगे कि नहीं मुझे इस पे जाना ही नहीं है। एक टाइम होगा कि उसमें इतने ज्यादा एक्सेसिव डिफॉर्मेशन आ जाएंगे, डिफ्लेक्शन, कि आप बोलोगे कि मेरे को इस पे जाना ही नहीं है, क्योंकि ये कभी भी टूट सकता है। होता है ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाएगा हमारे माइंड में कि हाँ अगर मैं इस पे गया तो आई थिंक ये टूट जाएगा और आई विल डाई। ओके, सो वो प्रॉब्लम होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विसिबिलिटी। तो किस में फेल है, ये ब्रिज कोलैप्स नहीं हुआ है, देखो ये फेल भी नहीं हुआ, देखो अभी ये सिर्फ क्या है, ये डिफॉर्मेशन एक्सेसिव है, इसको हम बोलेंगे एक्सेसिव डिफॉर्मेशन, मीन्स लिमिट से ज्यादा। बट ये अभी भी क्या है, अभी भी कोलैप्स नहीं हुआ है, इस पे लोड अगर जाएगा तो ये ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक होगा ही नहीं।
लेकिन इसमें क्या हो गया, एक्सेसिव डिफॉर्मेशन हो गया, तो हमने क्या करा, हम जाना ही छोड़ देंगे इस पे, मीन्स इसका यूज ही नहीं आएगा, ब्रिज हम यूज में नहीं करेंगे अब। तो इसको हम बोलेंगे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, मीन्स इस क्राइटेरिया पे हमारा ब्रिज है ही नहीं, ये फेल होने से पहले क्या होगा, सर्विसिबल में फेल हो गया, मीन्स कोलैप्स या स्ट्रेंथ से पहले, मीन्स फेल होने से पहले किस में फेल हुआ, सर्विसिबिलिटी में। तो हम चाहेंगे कि हमारा पहले ब्रिज किस में फेल हो, सबसे पहले फेल हो इसके अंदर। हम चाहेंगे ही नहीं कि हमारा पहले इसी में फेल हो जाए, अगर इसी में फेल होगा तो क्या होगा, जो बचा हुआ स्ट्रेंथ है वो कभी काम में नहीं आएगा। अब मैं इसमें ग्राफ के अंदर बताता हूँ, मान लो यहाँ तक मेरा सर्विसिबल है एक तरह से, क्योंकि यहाँ तक मेरा क्या है, इलास्टिक रीजन है, ये पूरा मेरा कौन सा होता है, इलास्टिक रीजन, और ये सारा कौन सा है, प्लास्टिक। तो इलास्टिक रीजन में क्या होंगे, डिफॉर्मेशन कम होंगी। तो ये मेरा मान लो, ये मेरा लिमिट है किसका, सर्विसिबिलिटी का, ओके। और ये मेरा अल्टीमेट पॉइंट है, अल्टीमेट पॉइंट मतलब जहाँ पे स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो ये मेरा मान लो कोलैप्स पॉइंट है, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। मेरा लोड आता गया तो क्या होगा, स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ेगा, तो मैं यहाँ तक आ गया, ठीक है। फेल तो वो अभी भी यहाँ पे होगा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आया तो मेरा जो बैंड कैसा हो गया ब्रिज के अंदर, ऐसा। अब मैं इसको यूज ही नहीं करूंगा, मतलब मेरा इतना जो स्ट्रेंथ है वो सारा वेस्ट चला गया इसके अंदर। पूरा स्ट्रेंथ ब्रिज का जो मैंने बनाया था, डिजाइन किया था मैंने, पैसे खर्च किए बनाने के टाइम, पैसे जो खर्च किए सब कैसे चले गए, वेस्ट, क्योंकि उसका इतना स्ट्रेंथ तो काम में आया नहीं, ओके। इतना स्ट्रेंथ तो काम में आया नहीं, तो इसी को हम बोलते हैं कि इसमें किस में फेल हो गया हमारा, ये सर्विसिबिलिटी में फेल हो गया, कोलैप्स में फेल नहीं हुआ है। अभी भी देखो पास है, ये ब्रेक थोड़ी हुआ है, यहाँ तक तो पहुंचा ही नहीं, यहाँ पे पहुंचता तो फेल होता, लेकिन पहुंचा ही नहीं यहाँ तक, तो उससे पहले फेल हो गया किसमें, सर्विसिबल में। ये पहले वाले कोड में नहीं थे, जब हमारा WSM था उसमें नहीं थे, इसको अभी लिया गया क्योंकि ये इश्यूज आ रहे थे इसलिए। तो इन इश्यू को नेगलेक्ट करने के लिए हमने क्या करा, इनको यूज में करा, पहला कोड हमने बनाया, मीन्स पहला क्राइटेरिया हमने बनाया लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, एंड दूसरा हमने बनाया लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। सो दो चीजें बनाई गई ताकि हम दोनों को ध्यान में रखें। तो सर्विसिबिलिटी मतलब क्या होता है, डिफॉर्मेशन, एक तरह से डिफॉर्मेशन हो गए। अब मान लो क्रैक आ गए, इसी की मान लो अगर इसमें मान लो क्रैक आ गए कहीं पे, आप बोल दोगे ये तो फेल हो गया, फेल तो हुआ ही नहीं, क्रैक ही तो आया है, अभी तो जा सकते हो, एक आदमी एक ब्रिज पे तो जा सकता है आराम से, लेकिन हम यूज ही नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि क्रैक आ गया, क्रैक आ गया तो हमने क्या मान लिया, हम इसका यूज ही नहीं करेंगे। तो एक तरह से क्रैक भी किस में आता है, सर्विसिबिलिटी के अंदर, ओके। क्रैक्स हो गए, वाटर सीपेज होने लग गया, मान लो पानी निकलने लग गया इसमें से, मान लो अपन जैसे हम घर में रहते हैं, घर में भी स्वेलिंग प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, तो स्वेल होने से पानी निकलने लग जाता है, कई बार लगता है कि भाई गिरने वाला है, कॉलम फेल हो सकता है, बीम फेल हो सकता है, तो उसको भी हम बोलेंगे किसके अंदर है, सर्विसिबिलिटी के अंदर। तो स्वेलिंग भी किसके है, सर्विसिबिलिटी, ओके। डिफॉर्मेशन मींस डिफ्लेक्शन, रोटेशन, सब कुछ, क्रैक, स्वेलिंग। अब आते हैं कोलैप्स में। कोलैप्स का सिंपल मतलब है बिल्डिंग क्या हो गया, फेल। सो इसमें सिंपल एक वर्ड लिखूंगा मैं, फेलियर। फेलियर में टूट गया, बीच में से ब्रेक, ये पूरा ब्रिज ब्रेक हो गया, ऐसे लटक चुका है, यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं बोलूंगा लिमिट स्टेप ऑफ स्ट्रेंथ। तो इनके अकॉर्डिंग मतलब लोड फैक्टर दिए हुए हैं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कोड के अंदर भी, मैं और एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे। हाँ, तो अगर किसी का कोई डाउट हो यहाँ तक तो एक बार पूछ सकता है वो। और सेशन कैसा लगा एक बार वो भी मेरे को थोड़ा आइडिया दे दो, ताकि मैं उस हिसाब से आगे जाऊँ। ज्यादा फास्ट स्लो कोई इश्यू है तो बता सकते हो, कि धीरे चल रहे हैं थोड़ा तेज चल रहे हैं वो भी बता सकते हो, ठीक है। अभी कोई पहला क्लास है तो इसमें बता दो जो भी है, ठीक है, ओके। सो डन है आई थिंक सबकी तरफ से। तो टाइम अभी हो रहा है हमारा 9:53, ठीक है। सो 9:53, चलो थोड़ा सा और कुछ बच रहा है तो मैं देख लेता हूँ, क्योंकि इस टैड पे तो फिर हम कल ही देखते हैं अच्छे से। सो ठीक है, ये भी होगा। तो ये कॉम्बिनेशन है वो मैं सब अभी दिखा दूंगा कोड के अंदर, कैसे कैसे कॉम्बिनेशन हमको यूज में करने हैं, तो वो मैं कोड में दिखा दूंगा। लोड्स मैंने बता दिए, डेड लोड होता है, लाइव लोड होता है, विंड लोड होता है, आपके तो चारों लगाना है, उसके बाद हमको कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉम्बिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक तो सर्विसिटी के लिए, एक कोलैप्स के लिए, ठीक है। तो दोनों के लिए हम क्या कहते हैं, डिवाइड। बस इतना सा काम हमको लोड में करना है। प्रॉपर्टी असाइन हम कर ही लेंगे, बीम कॉलम वो मैं दिखा दूंगा कैसे असाइन करेंगे सब कुछ। और लोड कैसे जाता है, पहले बीम पे जाता है फिर कॉलम पे जाता है, तो सॉरी पहले स्लैब पे फिर बीम पे फिर कॉलम पे, ठीक है।
तो लोड डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है वो भी मैं अभी दिखाई देता हूँ, फिर उसके बाद हम ऐड करते हैं। ओके, एक बार मैं लोड डिस्ट्रीब्यूशन और दिखा देता हूँ कैसे होगा, फिर हम इसको ऐड करके कल से स्टार्ट करते हैं। तो मान लो मैं मेरे स्लैब को भी ऊपर से देख रहा हूँ। ओके, मेरा स्लैब है वो मैं भी ऊपर से देख रहा हूँ और इसके चारों तरफ बीम है, तो बीम को मैं ऐसे बना रहा हूँ। ओके, ये मेरा बीम हो गया, ये मेरा स्लैब हो गया बीच में। ठीक है, तो ये मेरा हो गया स्लैब। तो होगा क्या, लोड सबसे पहले कहाँ आता है, स्लैब पे, ये मैंने बता दिया। जो भी डेड लोड होगा और लाइव लोड होगा, ये दोनों लोड सबसे पहले जाएंगे स्लैब पे। स्लैब के साथ जाएगा बीम पे, बीम के बाद कॉलम पे, एंड कॉलम के बाद फुटिंग पे, एंड देन सोइल पे। ठीक है, तो ये दोनों लोड ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों लोड अप्लाई हुए, ये दोनों लोड अगर अप्लाई हुए किसके अंदर, हमारे स्लैब पे, तो स्लैब में, स्लैब से बीम पे कैसे जाएगा मैं ये बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि बीम से कॉलम वो हम नहीं देखेंगे, क्योंकि वो हम थोड़ा इमेजिन करने में थोड़ा हार्ड पड़ता है। लेकिन सबसे पहला बेसिक काम है कि ये हम देख ले कि हमारा स्लैब से बीम में कैसे जाता है, पहला प्रोसीजर हमको ये देखना है। तो ये लोड मेरा यहाँ पे लगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा डेड लोड आया कुछ 3 kN/m², और मेरा लाइव लोड आया कुछ लाइक 3 kN, ये भी मैं सेम ले लेता हूँ 2 kN/m²। ओके, एग्जाम्पल के लिए पर मीटर स्क्वायर में क्यों है, क्योंकि हमारा क्या है, ये 2D मेंबर है। ओके, तो ये मैंने बता दिया, तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को दोनों लोड लगाया मैंने, तो टोटल कितना हो गया, 5 kN/m²। 5 kN/m² कहाँ पे लग रहा है, स्लैब पे। तो हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन वैसे कैसे होता है, मान लो कि ये लेंथ कितनी है, ये इसकी 5 मीटर है, और ये फॉर एग्जाम्पल ये 3 मीटर है। ठीक है, स्लैब का मैंने साइज दे दिया 5 मीटर, 3 मीटर। ठीक है, अब ये लोड इस पे जाएगा, बीम पे जाएगा, क्योंकि चारों तरफ क्या है, बीम। ये चारों तरफ हमारी क्या है, बीम्स है। तो ये लोड अब कहाँ पे जाने वाला है, बीम पे जाने वाला है। अब जाएगा कैसे, सीधा रूल है कि हमेशा जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है किस एंगल पे होता है, 45 डिग्री पे। 45 डिग्री कैसे, इसके चारों कॉर्नर पकड़ने हमको। पहला कॉर्नर ये, दूसरा कॉर्नर ये, तीसरा कॉर्नर ये, स्लैब के चारों। ओके, बीम का कोई कॉर्नर नहीं है। स्लैब के चारों कॉर्नर लो, वहां से 45 डिग्री का एंगल बना के लाइनें खींच दो। ये भी 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 होगा। अब ये मत बोलना सर ये अलग अलग तो नहीं होना चाहिए, सेम ही होगा, 90 डिग्री है। ये भी 45, ये भी 45, 45। ये भी सेम 45 है, ये भी सेम 45। ठीक है, तो जब इनको आप आगे बढ़ाओगे, तो आपको पता है कि अगर हमारा ये 3 मीटर है, तो सिंपल ज्योमेट्री लगा सकते हैं। तो इसका आधा कितना हो गया, 1.5 मीटर। ये 45 है, तो इट मीन्स tan थीटा लगा के हमारा ये भी कितना आ जाएगा, 1.5 मीटर। सेम इधर आ जाएगा। ये भी मेरा कितना आएगा, 1.5 मीटर, क्योंकि ये भी 3 मीटर है। ओके, सो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर कितने हो गए, 3 मीटर। बचे कितने, 2 मीटर। 2 मीटर जो लोड है उसको हमको सीधा मिलाना है। तो हमारा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमेशा लोड का, 45 डिग्री का एंगल बनाओ और मिला दो, बस। सबको मिला देना है, क्योंकि ये तो पहले मिल जाएंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये मिल गई। इनको मिलाएंगे तो ये भी मिल गई। अब जो ये दोनों जहाँ पे मिली है उन दोनों को भी आपस में मिला दो। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। अब ये जाएगा कैसे, तो हमारे पास 4 बीम है यहाँ पे। पहला बीम ये रहा, दूसरा बीम ये रहा, तीसरा बीम ये रहा, और चौथा बीम ये रहा। तो इन चारों बीमों पे ये लोड जाएगा, कैसे जाएगा, अब जो ये एरिया है ये वाला, तो ये सारा लोड किस पे जाएगा, बीम नंबर 4 पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैंने मतलब 4 टुकड़े कर दिए किसके, स्लैब के। और वो चारों टुकड़े अपने अपने हिसाब से अपने अपने बीम पे चले जाएंगे। ऐसे अब ये वाला ये लोड यहाँ पे जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन है, तो थर्ड वाला मीन्स, ठीक है, और लास्ट वाला है तो ये। सो ये हमारा लोडिंग डायग्राम है, हमेशा लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो ये वाला बीम पे कैसे लोड आने वाला है, मैंने मान लो अब ये बीम बनाया इधर, तो ये रहा मेरा बीम। तो बीम पे कैसे लोड आ रहा है, ट्रेपेजोइडल। तो ट्रेपेजोइडल लोड आएगा किस पे, मेरा बीम पे, जो बीम मैंने अभी बनाई है। ओके, ऐसा लोड आएगा। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर। और मान लेते हैं अभी कोई भी सपोर्ट, मैं ऐसे वर्टिकल एरो बना रहा हूँ बस। ये वाला बीम अगर मैं ड्रॉ करता हूँ ये वाला, तो इसमें कैसा आ रहा है, ट्रायंगुलर लोडिंग आ रहा है। लेंथ कितनी है इसकी, 3 मीटर। इस पे कौन सी लोडिंग आ रही है, ट्रायंगुलर, ऐसे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे एनालाइज करेंगे, तो जो स्टैड प्रो है वो सिर्फ इसी पे एनालाइज करेगा, सिंपल। स्टैड प्रो में ऐसे ही काम होगा, बिल्कुल सेम टू सेम। पहले वो लोड इस पे लेगा, तो बीम हमारा क्या होगा, देखो स्लैब का लोड कहाँ पे आएगा, बीम पे। अब ये बीम को सोल्व करेगा।
कि इसमें कैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा, और सब कुछ ये बना देगा। बेंडिंग मोमेंट के साथ साथ जो कॉलम है यहाँ पे, क्योंकि अब ये जो बीम जहाँ पे, क्योंकि लोड यहाँ पे आ गया पहले बीम पे, तो इस बीम का लोड और इस बीम का लोड किस कॉलम पे जाएगा, इस कॉलम पे, क्योंकि इसके टेस्ट में कौन सा कॉलम है, यही कॉलम है। इस बीम का लोड एंड इस बीम का लोड, दोनों बीम का लोड कहाँ जाएगा, इस कॉलम पे सेम। कुछ लोड जो आधा पोर्शन बीम का ये है और आधा पोर्शन बीम का ये है, वो इस कॉलम पे जाएगा। ओके, इस कॉलम पे आधा पोर्शन इस बीम का, आधा पोर्शन इस बीम का लोड। ओके, और जो ये कॉलम है उसपे आधा इस बीम का और आधा इस बीम का। तो ऐसे हमारा लोड क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट। और ये लोड नीचे से जाता जाएगा, सारे फ्लोर पे सेम सिनेरियो, सब फ्लोर पे ऐसे चलेगा। क्योंकि मैंने तो अभी टॉप से दिखाया है, अगर मैं साइड से देखूं तो मेरा बिल्डिंग तो कुछ ऐसा है, मान लो 3 मंजिल का बिल्डिंग है, 1 2 3, तो ये भी एक स्लैब है, तो इस पे भी लोड ऐसे जाएगा, और ये इस कॉलम में जाएगा, चारों कॉलम में। इसके पीछे भी क्या होंगे, कॉलम होंगे, और ऐसे, ठीक है, पीछे भी क्या होंगे, और कॉलम। ठीक है, पीछे भी क्या होंगे, कॉलम होंगे, तो सारा लोड कैसे जाएगा, सेम टू सेम। इस कॉलम में कोई लोड आया, फिर इस वाले स्लैब का भी लोड आ जाएगा इस पे, फिर वो, और नीचे नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो हमारा लोड क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ ये इतना लोड ले रहा है। मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे इस स्लैब का भी लोड आ गया, इसका भी लोड आ गया। स्लैब मींस बीम का लोड, क्योंकि स्लैब से बीम में गया, बीम से कहाँ गया, कॉलम में। जब मैं इस पे आया तो 3 का लोड आ गया, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो अगर मैं एक्सियल फोर्स डायग्राम बनाता हूँ, तो देखो पहले तो कम है, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए तो कम है। फिर थोड़ा आगे आया तो मेरा और बढ़ गया, फिर मैं और नीचे आ गया तो मेरा एक्सियल लोड क्या हो गया, बढ़ गया। तो नीचे वाले कॉलम हमेशा क्या होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, आपने देखा होगा। किसी भी बिल्डिंग में जाना, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग में, नीचे वाले कॉलम का साइज़ हमेशा बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि एक्सियल लोड सबसे ज़्यादा कहाँ आता है? नीचे पे ही आता है। क्योंकि सारा लोड क्या होता है? क्युमुलेटिव इकट्ठा होता जाता है, नीचे आते जाते हैं तब। तो इसलिए नीचे वाले लोड जो बीम होते हैं हमेशा, कॉलम होते हैं, उनका साइज़ हमेशा बड़ा होता है। ठीक है? तो ये बस यही चीज़ थी आज बताने के लिए। आई थिंक ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग है, और ये ब कोड में है भी है, कोड में आईएस 456 में है। रैनकाइन्स थ्योरी इसका नाम है। मैं लिख देता हूँ, कोड में मिल जाएगा। स्लैब का जहाँ पे जो सेक्शन होगा स्लैब वाला, स्लैब डिज़ाइन का, तो वहाँ पे मिलेगा रैनकाइन्स थ्योरी करके एक नाम होगा। तो वहाँ पे पूरा दिया हुआ है 45 एंगल वाला सीन। पूरा सीन सेम एज़ इट इज़ ये डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, एज़ इट इज़। वो बस मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है बस। ठीक है? जो तुम्हारे जो तुमने क्लास में अभी तक सीखा है, कॉलेज में पेपर से जितना कुछ भी सीखा है, वो सारा मैं आपको सॉफ्टवेयर में करना सिखाऊँगा, कि हम रियल टाइम जो प्रोजेक्ट है वो कैसे हम सॉफ्टवेयर में हैंडल करेंगे। वो सारी चीज़ मैं इस कोर्स में करूँगा बिल्कुल। क्लास के हिसाब से भी चलेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे भी सिखाऊँगा कि कैसे करते हैं सॉल्व, और उसके बाद हम जाएँगे स्टार्ट प्रो में, ठीक है? तो सारा सेम सिनेरियो ऐसे ही रहेगा कोर्स का। यस, सो एनी डाउट, या फिर डन? ओके। कुछ भी अगर चाहिए हो तो पूछ सकते हो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स से रिलेटेड या अदर देन द कोर्स, कुछ भी अगर पूछना हो तो पूछ सकते हो एक बार, कोई दिक्कत। सो जो मैंने अभी मेल आईडी, सबसे अगर किसी ने नहीं भेजा तो वो मेल आईडी सेंड कर देना ग्रुप पे नाम के साथ। क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है वो मैं आपको प्राइवेटली शेयर करूँगा यूट्यूब पे, ओके? प्राइवेट वे में शेयर करूँगा यूट्यूब पे। वो सिर्फ़ आपको ही दिखेगा, किसी और को नहीं दिखेगा। सो मेल आईडी जो आपने भेजा है, आई थिंक वो यूट्यूब पे जिससे आपने लॉगिन कर रखा है वही होना चाहिए, ओके? तो जिससे यूट्यूब पे लॉगिन कर रखा है वही मेल आईडी मेरे को, अगर किसी ने कुछ और भेज दिया तो वापस सेंड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे मेल आईडी वही भेजना, वो मैं आपको सीधा यूट्यूब पे दे दूँगा। यूट्यूब पे आप देख लेना कभी भी। यूट्यूब पे मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो डाउनलोड नहीं होंगे, अगर मान लो आप में से कोई करता है उनको पब्लिश कहीं और अपने नाम से, तो इसलिए मैं थोड़ा सिक्योरिटी रख रहा हूँ। वेबसाइट का काम वैसे चल रहा है अभी, तो वेबसाइट आने के बाद तो मैं उधर ही डाल दूँगा वहाँ से हटा के। लेकिन अप टू दैट आई हैव टू टेक केयर फॉर माय सिक्योरिटी आल्सो, ओके? सो सिक्योरिटी के लिए मैं अभी वेबसाइट पे नहीं डाल रहा, मैं सिर्फ़ उसी पे डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, तो वहाँ पे मीन्स वो डाउनलोड नहीं होंगे, जहाँ तक मेरे को आइडिया है, प्राइवेट वीडियोज़ डाउनलोड नहीं होंगी। बाकी अगर कोई कर सकता है तो कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो कोई क्वेश्चन हो, पूछना हो तो पूछ लो, या फिर एंड करते हैं सेशन को। सो कल से टाइमिंग हम रखते हैं शाम का, ओके? क्योंकि मुझे एक जो मेरा कोर्स अभी करंटली चल रहा है, तो उनका सिर्फ़ आज ही हॉलिडे होता है सैटरडे के दिन। तो मैं इसलिए आज रात में ले पाया आपका सेशन, तो हम शाम का बताओ कौन-सा टाइम आपके लिए सही है सबके लिए? टाइम सजेस्ट कर दो एक बार, ताकि मैं डिसाइड कर सकूँ।
वन बाय वन बता दो, जिसको भी मतलब टाइम का कोई आइडिया कोई देना चाहता हो शाम के लिए। 1 हफ्ते के लिए चाहिए बस, 1 हफ्ते के बाद फिर रात पे रहेगा। लेकिन 1 हफ्ते के लिए एक टाइम बता दो मुझे। 7:30। 7:30 ठीक है। और कोई 7:30 से डिसएग्री कर रहा हो तो वो भी बता दो। बस 5 से 6। 5 to 6 ठीक है। और और 5 to 6 आ गया, 7:30 और बताओ। 7:30। 7:30 ठीक है। और कोई इसमें 7:30 या 5 to 6 ठीक है। तो 7:30 सचिन, तुम इंटर्नशिप पे रहते हो क्या वहाँ पे अभी उस टाइम? यस सर। अच्छा। और सैकल सर कैसा सर अभी कैसा प्रोजेक्ट मिला है, वही बना रहे हैं सर। कर रहे हो? किस सॉफ्टवेयर पे कर रहे हो? अभी सर मैनुअल बोले हैं, मैनुअल करने के लिए। मैनुअल, चलो ठीक है, बढ़िया है, करो। तो तुम फिर ही मतलब हाई स्टोरी बिल्डिंग, 5 Yes. स्टोरी बिल्डिंग, हाँ बताया था तुमने, ठीक है। हाँ तो उसी के मैनुअल कर रहे हैं सर। कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो। और तो अभी हॉस्टल में रुके हो या कहाँ पे? इधर सर भाई के पास रहता हूँ गुड़गांव में, डेली आता गुड़गांव जाता। अच्छा, गुड़गांव से जाते हो क्या? ठीक है। यस सर, हाँ 1 घंटे लग जाता है सर। हाँ 1 घंटे का रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब तुम रात पहुँचते हो 7:30 बजे, है ना? नहीं 6 बजे आ जाता हूँ सर, 6:30 बजे तक आ ही जाता हूँ। क्योंकि 6:30 4 बजे वहाँ से निकलता हूँ, तो आते आते 1.5 घंटे लग ही जाता है, 1.5 घंटे। ठीक है। तो 6:30 तो मैं प्रेरणा 7 बजे के आसपास चल जाएगा, हाँ 7 7:45 के बजे। आसपास। और अरे कोई वो अगर, क्या टाइम? हाँ 7 बजे के आसपास रख लेते हैं यार। 7 बजे तो जिम जुम जाता हूँ। जिम जाते हो क्या? ये तो एक शौक है मेरा। अरे यार 7 का ही तो टाइम बैठ रहा है, और कौन सा बैठेगा भाई, 7 को ही कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। है ना? सेम हाँ थोड़ा यार मैनेज करना पड़ेगा तुमको यार, 7 के आसपास देखो। ठीक है। वो बॉस क्या है कि 4 बजे तो ट्रेनिंग से, 4-5 बजे तो ट्रेनिंग से आते हैं ना। हाँ हाँ। 6 बजे मैं सोचता हूँ कि 6 से 7:30 बजे तक जिम कर दूंगा। अच्छा 7:30 ठीक है, तुम्हारा 7:30 एंड है मतलब? हाँ जी बस। ठीक है, चलो 7:30 से रख लेते हैं, नहीं 7:30 से 8:30। 1 घंटे की क्लास है क्या? हाँ 1 घंटे का क्लास लेंगे। 5 से 6 रख लेना, सही है ना? 5 से 6, लेकिन 5 से 6 सचिन के प्रॉब्लम है ना, वो मेट्रो में रहेगा उस टाइम। सुबह दे दो। हाँ वो सुबह कर सकते हो क्या? सुबह? हाँ जी। सुबह बताओ, फिर सुबह का टाइम बताओ अपने हिसाब से, कौन कैसे फ्री है, 8 बजे 7 बजे जो भी है बोलो। कल तो वो संडे है, कल तो शाम को ही रखो। कल तो क्रिकेट खेलने जाएंगे। कल सर शाम का रखना है? डेली 7 बजे रखिए, 7 से 7:30 के बीच में सर। अच्छा। क्योंकि मुझे सर 8 बजे निकलना होता है, 9 बजे निकलना होता है वहाँ जाने के लिए, IIT दिल्ली डेली जाता हूँ। डेली क्या कर रहे हो यार तुम उधर रात में जाके? नहीं नहीं सर, दिन में ही जाता हूँ ना, सुबह 9 बजे निकलूंगा यहाँ अच्छा से। सुबह का बोल रहे हो, ठीक है, मैं रात का बोल रहा हूँ। तो सुबह तो सर सर दिक्कत हो आप जाता ही डिसाइड कर लो, सर आप ही डिसाइड कर लो, नहीं तो हर किसी का हर टाइम पे कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगा, ऐसे तो आप चलो। फिर तो देखो, फिर शाम का तो देखो सबका फ्लक्चुएट कर रहा है 7:30 के आसपास। सुबह का बताओ, फिर सुबह का देखो 7 बजे रख ले। सुबह का सर मर्जी है सर, आपकी कब मर्जी रख लो। ठीक है। सुप्रिया शुभम श्रेष्ठ, एक बार तुम भी बता दो 7 के आसपास कोई इश्यू है क्या? 7 या 8? शाम को 7 के सुबह? शाम को सुबह के 7? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। सुप्रिया शुभम और प्रेरणा, तुम भी बता दो 7 के लिए, ठीक है सुबह? यस सर। ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके, चलो 7 बजे के आसपास रखते हैं, ठीक है। मैं उठता नहीं वैसे 7 बजे, लेकिन ट्राई करूंगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, अभी क्लास को एंड करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग आपको मेल मेरे को एक बार भेज देना, जिसने नहीं भेजा, ठीक है, ग्रुप पे एक बार मैं मेल पे शेयर कर दूंगा। 7 बजे का टाइम रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कल रखें 7 बजे सुबह, ठीक है सर। ठीक है?
चलो कल सुबह 7 बजे रखते हैं क्लास। ओके, सो हैव अ गुड नाइट टू ऑल। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट।